सो वी हैव कंप्लीटेड द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया था। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, दैट इज कैनाल इरिगेशन सिस्टम। कैनाल इरिगेशन सिस्टम बेसिकली आपने इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, कैनाल से आप क्या करते हो, कैनाल से आप इरिगेशन वाटर को सप्लाई करते हो फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड। तो रिवर से फील्ड तक पानी को लाने के लिए आप ये कैनाल सिस्टम को बनाते हो। ये जो कैनाल सिस्टम है, इस पूरे को आपने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है आपका प्राइमरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी, तीसरा है आपका टर्शियरी। प्राइमरी में आती है मेन एंड ब्रांच कैनाल, सेकेंडरी में आती है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और टर्शियरी के अंदर आती है आपकी वाटर कोर्स और फील्ड चैनल। बेसिकली जो पहले दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये गवर्नमेंट ओन करती है, और जो लास्ट वाला ये फील्ड चैनल वाला है, वाटर कोर्स वाला सिस्टम है, दैट इज ओन बाय द कल्टीवेटर। इस पूरे सिस्टम को जो आपने बनाया है कि कब किस फार्मर को या कल्टीवेटर को पानी मिलेगा, कितना मिलेगा, किस डिस्चार्ज से मिलेगा, वो पूरा जो सिस्टम होता है उस मैनेजमेंट सिस्टम को नाम दिया जाता है बाराबंदी सिस्टम। तो इंटीग्रल सिस्टम ऑफ कन्वेइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर इज कॉल्ड व्हाट, बाराबंदी सिस्टम। तो बाराबंदी सिस्टम अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो गो फॉर व्हाट, इट इज द इंटीग्रल मैनेजमेंट ऑफ कन्वेइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ वाटर थ्रू द कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट है आपका, आप कैनाल्स को क्लासिफाई करते हो तीन तरीकों से, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है आपका एलुवियल एंड नॉन एलुवियल कैनाल्स। एलुवियल कैनाल्स वो कैनाल्स होती हैं जो एलुवियल सॉइल के अंदर बनी होती है। नॉन एलुवियल कैनाल्स वो कैनाल्स होती हैं जो नॉन एलुवियल सॉइल्स के अंदर बनी होती है। तो नॉन एलुवियल सॉइल्स कौन सी है? कैनाल्स एक्सकेवेटेड थ्रू नॉन एलुवियल सॉइल्स फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इन माउंटेनियस रीजन। इन जनरल आपको माउंटेनियस रीजन्स में जो कैनाल्स मिलेगी, दोस कैनाल्स आर दी नॉन एलुवियल सॉइल्स। अब एलुवियल सॉइल आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ रखी है। तो इसमें क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन के अंदर है, तो आपको पता है यहाँ पर जो स्ट्रेटम होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। तो हार्ड फाउंडेशन इज जनरली अवेलेबल इन दिस केस। तो जो नॉन एलुवियल कैनाल्स होती है उनके अंदर तो हार्ड फाउंडेशंस होती है, बट जो एलुवियल कैनाल्स होती है उनके अंदर हार्ड फाउंडेशन आर जनरली नॉट अवेलेबल इन दिस एलुवियल सॉइल्स। तो जो सॉइल, जो कैनाल आपकी एलुवियल सॉइल से बनी हुई है, दोस आर एलुवियल कैनाल्स। इसमें क्या होता है, कैनाल्स इन सच एरियाज हुज वाटर फ्रॉम डायरेक्ट इरिगेशन एज रिवर इन एलुवियल सॉइल एंड हैज अ टेंडेंसी टू चेंज इट्स वाटर कोर्स। जो आपकी एलुवियल कैनाल्स है वो आप बनाते हो उन रिवर्स के ऊपर जो एलुवियल रिवर्स हैं, और जो ये एलुवियल रिवर्स हैं वो अपना वाटर कोर्स क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। दे कैन चेंज दी वाटर कोर्स। तो क्योंकि वो वाटर कोर्स चेंज कर सकती हैं, तो अगर आपने डैम या वियर आपने यहाँ पर बना रखा है, इफ यू हैव कंस्ट्रक्टेड डैम एयर, और इसने अपना रास्ता बदल लिया इधर, तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ये आपका बेकार हो गया, क्योंकि अब पानी इधर से बाहर जाने लग जाएगा। तो क्योंकि ये क्या करती हैं, अपने वाटर कोर्स को चेंज करती है, तो यहाँ पर आप डैम कंस्ट्रक्ट नहीं करते हो, यू ओनली कंस्ट्रक्ट व्हाट, डाइवर्जन स्ट्रक्चर। और डाइवर्जन स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, वियर आता है और बैराज आता है। अब वियर और बैराज क्या होता है देखेंगे बाद में, दैट वी विल सी लेटर। तो यहाँ पर स्टोरेज सिस्टम नहीं बनाते हो आप एलुवियल कैनाल्स के अंदर, देयर विल बी ओनली डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, अगर हम अलाइनमेंट ऑफ कैनाल के बेसिस पे कैनाल को क्लासिफाई करें तो तीन तरीके से हम कैनाल को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला वाटरशेड कैनाल या रिज कैनाल, दूसरा है आपका कंटूर कैनाल, एंड थर्ड वन इज साइड स्लोप कैनाल। तो जब बात करते हैं हम रिज कैनाल या रिज कैनाल या वाटरशेड कैनाल की, सर रिपीट अगेन, क्या रिपीट करना है? वो कैनाल जो एलुवियल सॉइल्स में बनती है, एलुवियल कैनाल्स। वो कैनाल्स जो नॉन एलुवियल कैनाल्स के अंदर बनती है, नॉन एलुवियल कैनाल्स। एलुवियल कैनाल्स जो होती हैं वो रिवर से, जिस रिवर से पानी उठाती है वो एलुवियल रिवर होती है। क्योंकि वो एलुवियल रिवर है, वो अपना वाटर कोर्स चेंज कर लेती है, जहां से बह रही होती है वो दूसरी जगह से बहना शुरू कर देती है। तो अगर आपने डैम बनाया तो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बेकार हो जाएगा। तो हम डैम ना बना के क्या बनाते हैं, वियर या बैराज बनाते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत कम निकल के आती है। तो वियर केवल डाइवर्सन स्ट्रक्चर बनाते हैं किस केस में, एलुवियल कैनाल के केस में। जब बात करते हैं नॉन एलुवियल कैनाल से केस में, तो वहां पर हम कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, डैम वगैरह। इतना बताया मैंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ द कैनाल। अलाइनमेंट ऑफ कैनाल के बेसिस पे जो पहले क्लासिफिकेशन है दैट इज वाटरशेड और रिज कैनाल। वाटरशेड और रिज कैनाल वो कैनाल है जो आप कहां पर बनाते हो, रिज पर बनाते हो। रिज क्या होता है, इट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो दो वैलीज के बीच में जो रिज बनती है, उस रिज के टॉप पर आप क्या बना रहे हो, कैनाल बना रहे हो। सो दीज आर दी वैलीज। आपकी जो ड्रेनेज होती है, जो ड्रेनेज होती है नेचुरल ड्रेन, मतलब नेचुरल रिवर्स जो होती हैं वो आपकी कहां पर होती हैं, वैलीज के अंदर होती हैं। वो आपके रिज पर फ्लो नहीं करती। तो नेचुरल ड्रेन पे पानी कहां से आता है, यहाँ से जो भी ऊपर से बारिश होगी वो बारिश इधर से इस वाली में और इस वाले में। क्योंकि यहाँ पे बारिश दो पार्ट में क्लासिफाई हो रही है, दो पार्ट्स में टूट रही है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं या क्रेस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो अगर इस क्रेस्ट पॉइंट पर आपने कैनाल बनाई है, इट इज नोन एज रिज कैनाल और वाटरशेड कैनाल। तो अब क्रेस्ट पे अगर आप कैनाल बना रहे हो तो पानी कहां से लेके आओगे,
तो हम क्या करते हैं, मान लिया ये आपकी रिज लाइन है, दिस इज द रिज लाइन। स्पीड बहुत हो रही है अभी, ये अभी तो कुछ बताया ही नहीं है, नाम ही बताया है बस। चलिए ठीक है, थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करेंगे। जो रिज रिज होता है वो क्या होता है, वो होता है सभी जितने भी पॉइंट्स टॉप मोस्ट पॉइंट है उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी रिज लाइन होती है। द रिज लाइन इज दैट लाइन दैट जॉइंस द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ एनी प्लेस। तो सभी टॉप मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। तो इसके अलोंग आपको कैनाल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसके अलोंग अगर आपको कैनाल कंस्ट्रक्ट करनी है, यहाँ पे 180 मीटर है, यहाँ पे 150 मीटर है, इसके साइड में 160 मीटर है, जो आपका क्या है, कंटूर है। here it is 160 मीटर, 140 मीटर, here it is 140 मीटर, यहाँ पे 100 मीटर है, यहाँ पे 120 मीटर है। तो ये आपके ये वाली लाइन क्या है, बिल्कुल एकदम टॉप मोस्ट है। अब इस रिज लाइन पे पानी को लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे, जो इससे पहले जहां पर कहीं पर जो रिवर आपकी हायर साइड फ्लो कर रही होगी, तो ये फ्लो कर रही है 200 मीटर के कंटूर पे, तो आपने क्या किया, 200 मीटर के कंटूर से पानी लेके आए 180 मीटर पे, और फिर ये रिज के अलोंग फ्लो करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर पहाड़ था, उस पहाड़ से ऊपर जहां पर पहाड़ पे रिवर फ्लो कर रही होगी, वहां से आप पानी लेके आए कहां पर, इस वाले पहाड़ के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और फिर अब जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रिज लाइन है उसके अलोंग आपने अपनी कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया हुआ। तो जो रिवर्स होंगी, जो नेचुरल ड्रेन होगा वो तो वैली के अंदर आएगा। कैनाल ऊपर से रन कर लिया, तो क्या कभी कोई नेचुरल ड्रेन इस कैनाल को बीच में से कट करेगी, क्रॉस ड्रेनेज करेगी, मतलब क्रॉस कट करेगी, नहीं करेगी। तो इस केस में आपका जो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है। कहां पर जरूरत पड़ेगी इस केस में, अगर आपको क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाना है, तो जब हम यहां से यहां तक इस रिज लाइन तक इस पानी को लेके आ रहे होंगे, उस समय पर आपको हो सकता है कि क्रॉस ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती किसकी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क की। कहां पर, यहाँ पर। अब क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है वो देखेंगे लेटर स्टेज में। अभी फिलहाल ये समझो कि यहाँ पर जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम है। कहां पर कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया गया है, टॉप मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आपने किसको बिछाया, कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया। तो कैनाल विच इज अलाइंड अलोंग द एनी वाटरशेड या रिज लाइन, कमांड एरिया इज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कैनाल। खुद ही सोचो कि अगर आपने कैनाल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी है, तो ये वाला जो प्लॉट है और जो ये वाला प्लॉट, अब आपको यहाँ पर बहुत ही स्टीप स्लोप दिखाई, ये स्टीप स्लोप नहीं होता है, ये बहुत ही वाइड रेंज में जाके ये स्लोप होता है। केवल आपको दिखाने के लिए मैंने इतना स्टीप स्लोप दिखाया। तो यहाँ पर जितने भी फील्ड्स होंगे उन सभी फील्ड्स में दोनों साइड ये कैनाल क्या कर सकती है, इरिगेट कर सकती है, क्योंकि दोनों साइड जो इसका कंटूर है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है। सो कमांड एरिया होता है दोनों साइड ऑफ द कैनाल। Then aligning a canal along ridge line ensures gravity irrigation on both sides. दोनों साइड आप इरिगेशन के ग्रेविटी इरिगेशन के माध्यम से क्या कर सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो फील्ड्स की। ड्रेनेज ऑलवेज अवे फ्रॉम द रिज, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज। या तो जरूरत ही नहीं पड़ती, पड़ती भी है तो इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। और पड़ती भी कहां पर है, जब आप इस रिज लाइन तक अपनी कैनाल को लेके आते हो। यहाँ पे कोई रिवर है, यहाँ से आपने कैनाल बनाई और फिर रिज लाइन के लोग आपने कैनाल बनाई, तो ये वाली कैनाल आपकी क्या है, रिज कैनाल। नेक्स्ट है आपकी कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल वो कैनाल है जो आपके कंटूर्स के अलोंग बनाई जाती है, जो आपकी कंटूर के अलोंग बनाई जाती है, प्रोवाइडेड इन हिली एरियाज बिकॉज रिवर्स फ्लो इन वैलीज। रिवर्स आपकी वैलीज में फ्लो होती है, तब आप कंटूर कैनाल बनाते हो, अलाइंड अलोंग द कंटूर एक्सेप्ट फॉर गिविंग द रिक्वायर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ द कैनाल। बनाते तो कंटूर के अलोंग, लेकिन अगर आप कंटूर के अलोंग बनाओगे तो कंटूर क्या है, 200 मीटर हाइट अगर है तो हर जगह 200 मीटर हाइट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो ये क्या हो गई, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग आपका फ्लो होगा, नहीं होगा, तो आपको कुछ ना कुछ स्लोप तो देना पड़ेगा। तो होती तो कंटूर के अलोंग है, बट क्योंकि आपको कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप देना है तो इट वेरीज। तो यहाँ पर देखो कंटूर कैनाल, ये आपका एक कंटूर है, ये आपका दूसरा कंटूर है। आपको इस कंटूर के अलोंग कैनाल बनानी थी, लेकिन आपने लॉन्गिट्यूडनल स्लोप प्रोवाइड करने के लिए कंटूर कैनाल को कैसे बनाया, इस तरह से। सो दिस इज द कंटूर कैनाल, ये आपकी कंटूर कैनाल। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये क्या है तो अलोंग द कंटूर। अब आपको दिखाने के लिए ये एक्सेजरेट की गई है, ऐसे होती कंटूर के अलोंग है, बहुत ही थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दिया जाता है। क्लियर है। जो आपकी नेचुरल ड्रेनेज होती है वो हमेशा कंटूर की क्या होती है, 90 डिग्री पर होती है। इट ऑलवेज मूव्स एट 90 डिग्री टू दी कंटूर्स। नेक्स्ट है आपकी साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप कैनाल भी आपके कंटूर्स के 90 डिग्री पर बनाई जाती है। ये एक नेचुरल ड्रेन है, ये एक नेचुरल ड्रेन है, उसके बीच में आपको एरिया को इरिगेट करना है, तो यू विल मेक अ साइड स्लोप कैनाल।
तो साइड स्लोप कैनाल जो होती है वो भी क्या होती है, एक तरह से नेचुरल ड्रेनेज ही होती है, नथिंग एल्स। लेकिन क्योंकि साइड स्लोप कैनाल जो होती है इसका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप क्या होता है, कम होता है, और जो रिवर्स फ्लो करती है या जो नेचुरल ड्रेन फ्लो करते हैं उनका जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है इट इज वेरी हाई, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करती है। तो साइड स्लोप कैनाल जो है इसका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप बहुत कम है, तो ये ज्यादा एरिया को इरिगेट कर पाती है। नेचुरल ड्रेन से हम अगर डायरेक्टली फील्ड को इरिगेट करने लगेंगे तो बहुत ही कम एरिया को इरिगेट कर पाएंगे, क्योंकि इसका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जो हम कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हैं इसका स्लोप बहुत मिनिमम रखते हैं ताकि सारी फील्ड्स क्या हो सके, इरिगेट हो पाए। तो कंटूर कैनाल क्या है, हिली एरियाज में जनरली प्रोवाइड करते हैं, कंटूर के अलोंग बनाते हैं एक्सेप्ट फॉर गिविंग द रिक्वायर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। ये जो है इरिगेट कर पाती है केवल एक साइड। खुद ही सोचो, अगर जो कंटूर कैनाल है इसके ऊपर कंटूर है 200 मीटर, ये कंटूर कैनाल है अलोंग मान लेते हैं 180 मीटर, इसके इधर जो ग्राउंड है दैट इज 170 मीटर। तो 180 मीटर से अगर आपको पानी 200 मीटर तक पहुंचाना है तो आपको पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप ग्रेविटी एक्शन से इरिगेशन नहीं कर सकते अपर साइड, केवल जो इसके लोअर साइड होगा इस साइड आप इरिगेशन कर सकते हो। यू कैन डू द इरिगेशन एट वन साइड ओनली ऑफ द कंटूर कैनाल। As drainage flow is always at right angle of contours, hence require cross drainage work। क्योंकि ड्रेनेज जो है वो हमेशा राइट एंगल पे फ्लो करती है, तो यहाँ पे भी एक ड्रेन होगा, यहाँ पर भी एक ड्रेन होगा, तो ये ड्रेन यहाँ पर क्या बनाएगा, इसको क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ड्रेन जो रिवर है वो कैनाल को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसी क्रॉस ड्रेनेज वर्क, किसके अंदर, कंटूर कैनाल के अंदर। नेक्स्ट, slope of river much greater than that of canal, canal surrounds more and more area between itself and the river। जो कैनाल है पिरामिड शेप इरिगेशन होती है, जो कैनाल है उसका स्लोप क्योंकि रिवर से कम होता है, तो रिवर और कैनाल के बीच में बहुत सारा एरिया आप क्या कर सकते हो, इरिगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कंटूर कैनाल। नेक्स्ट साइड स्लोप कैनाल, ये भी मैंने आपको बता दिया, कैनाल अलाइंड एट राइट एंगल्स टू द कंटूर। जो कैनाल कंटूर के राइट एंगल पर होती हैं दोस कैनाल्स आर नोन एज साइड स्लोप कैनाल्स। अलोंग साइड स्लोप्स नेचुरल ड्रेन आल्सो फ्लो एट राइट एंगल्स, क्योंकि नेचुरल ड्रेन भी राइट एंगल्स पे, ये कंटूर है यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये बना हुआ भी है, ये नेचुरल ड्रेनेज है, ये आपकी साइड स्लोप कैनाल है, ये भी और ये भी दोनों आपस में क्या होती है, पैरेलल फ्लो कर रही होती है। क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल फ्लो कर रही होती हैं तो ये कभी मीट नहीं करती आपस में, क्योंकि ये कभी मीट नहीं करती तो आपको कोई क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट नेवर मीट्स द कैनाल, हेंस नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज रिक्वायर्ड इन दिस केस बिकॉज बोथ ट्रेवल्स एट 90 डिग्री। आपकी कंटूर कैनाल, ये साइड स्लोप कैनाल भी और आपकी रिवर भी दोनों 90 डिग्री पर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। क्लियर है? सो दीज आर दी थ्री कैनाल्स बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बेसिस पे, अलाइनमेंट कैसे, अगर रिज के अलोंग आपने अलाइन करी है रिज कैनाल, आपने कंटूर के अलोंग करी है कंटूर कैनाल, आपने साइड स्लोप कैनाल पर कंस्ट्रक्ट किया तो साइड स्लोप कैनाल। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, पहली थी एलुवियल नॉन एलुवियल, दूसरी थी ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट, तीसरी है आपकी लाइन्ड और अनलाइन्ड कैनाल। अगर आपने अपनी कैनाल को कैनाल के अंदर लाइनिंग प्रोवाइड करी है, लाइन्ड कैनाल्स, लाइनिंग प्रोवाइड नहीं करी है अनलाइन्ड कैनाल्स। अभी अनलाइन्ड कैनाल्स लाइन्ड कैनाल्स को पढ़ेंगे इन डिटेल। जिन कैनाल्स की कोई फिक्स डायमेंशंस नहीं होती, मतलब आपने केवल एक्सकेवेट किया अर्थ को और वहां से पानी को क्या कर दिया, मूव ऑन करा दिया, अनलाइन्ड कैनाल्स। अगर आपने उसकी लाइनिंग कर दी, सीमेंट प्लास्टर लगा दिया, ब्रिक्स बिछा दी, टाइल फ्लोरिंग कर दी, कंक्रीट फ्लोरिंग कर दी, तो उस कैनाल्स आर नोन एज व्हाट, जिनकी फिक्स डायमेंशन होती है उनको बोलते क्या है, लाइन्ड कैनाल्स को। आई होप आपको सारी कैनाल्स का डिफरेंस क्लियर हो। अब कैनाल को डिजाइन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे फॉर द कैनाल डिजाइन। पहली है आपकी ग्रॉस कमांड एरिया। कैनाल जितने एरिया को इरिगेट कर सकती है, अपने दोनों साइड कैनाल जितने एरिया को इरिगेट कर सकती है, मैंने बोला कर सकती है, कर रही है ये नहीं बोला, मैंने बोला कर सकती है, उसको बोलते हैं ग्रॉस कमांड एरिया। और जितना एरिया आपने क्या हुआ है, क्या किया है, जहां पर कल्टीवेशन की है, जितने एरिया में आपने कल्टीवेशन की है उसको बोलते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया। तो कितना एरिया इरिगेट कर सकती है, उसके अंदर आपके जो बंगलोज घर बने हुए हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स, पार्क्स या और भी बहुत सारी चीजें, फार्म हाउस या रोड्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं किसके अंदर, ग्रॉस कमांड एरिया के अंदर। अगर आप ये सारी चीजें जो नॉन कल्चरेबल एरिया है, जहां पे आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो, उसको हटा दो, दैट एरिया इज व्हाट, कल्चरेबल कमांड एरिया। तो पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया ऑन विच कल्टीवेशन इज पॉसिबल इज नोन एज कल्चरेबल कमांड एरिया। अब जिस पे कल्टीवेशन पॉसिबल है उसमें भी आप कुछ
पार्ट पे तो क्या करते हो, इरिगेशन करते हो, कुछ पार्ट में नहीं करते हो, कुछ पार्ट में कल्टीवेशन करते हो, कुछ में नहीं करते हो। तो कल्चरेबल कमांड एरिया इज आल्सो divided into two. First is cultivable portion of CCA, second is cultivable but not cultivated portion of CCA. मतलब आप कल्टीवेशन कर सकते हो लेकिन करा नहीं है आपने, उसको बोलते हैं कल्टीवेबल तो है, मतलब हो सकती है कल्टीवेशन बट आपने कल्टीवेट नहीं किया। पहला है जीसीए, जीसीए का वो पोर्शन जिसपे आप कल्टीवेशन कर सकते हो दैट इज नोन एज सीसीए। सीसीए का वो पोर्शन जिसपे आप कल्टीवेशन कर सकते हो, कर भी रहे हो, दैट इज नोन एज कल्टीवेबल पोर्शन ऑफ सीसीए। और सीसीए का वो पोर्शन जिसपे कल्टीवेशन कर तो सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, उसको बोलते हैं कल्टीवेबल एंड नॉट कल्टीवेटेड पोर्शन ऑफ सीसीए। अभी हम ये क्लासिफिकेशन आपको केवल मैंने बताई है कि इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, आगे हम इसके बारे में कोई स्टडी नहीं करेंगे, वी विल स्टडी ओनली दिस सीसीए। सीसीए इन जनरल होता कितना है, अगर आपको कोई डाटा नहीं गिवन है, यू एज्यूम एट 80% ऑफ द जीसीए। ग्रॉस कमांड एरिया का 80% आपका क्या होता है, सीसीए होता है। क्लियर है? इफ नथिंग इज गिवन तो ग्रॉस कमांड एरिया में टोटल एरिया ब्रॉट अंडर इरिगेशन, वाटर सप्लाई को हम कंसीडर नहीं करते हैं। बोथ कल्टीवेबल एंड नॉन कल्टीवेबल एरिया इंक्लूड होते हैं, जैसे रेजिडेंशियल, फॉरेस्ट, रोड, स्ट्रीट्स। कल्चरेबल कमांड एरिया वो एरिया है एट एनी गिवन टाइम ऑल द कल्टीवेट, मतलब वो पार्ट जिस पे आप कल्टीवेशन कर सकते हो दैट इज कल्चरेबल कमांड एरिया। किसी भी समय पर आप सारी लैंड को कल्टीवेशन नहीं करते हो तो जिस पे कल्टीवेशन करते हो दैट इज नोन एज कल्टीवेबल पोर्शन ऑफ सीसीए। जिस पर कल्टीवेशन कर सकते हो बट नहीं करते हो, कल्टीवेबल एंड नॉन कल्टीवेटेड पोर्शन ऑफ सीसीए। आई होप आपको जीसीए सीसीए क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन? सीसीए का कितना पोर्शन आप डिफरेंट सीजन में इरिगेट कर रहे हो दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। फॉर एग्जांपल दिस इज योर लैंड, ये आपकी 100% लैंड है, इसमें से फॉर एग्जांपल खरीफ सीजन में आपने क्या किया, 30% ऑफ लैंड को क्या किया, इरिगेट किया। फिर जब रबी सीजन आया तो रबी सीजन में आपने लेट अस सपोज 40% को आपने इरिगेट किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगा डिफरेंट सीजन में आपने कितना एरिया इरिगेट किया है। तो खरीफ के अंदर आपने 30% किया है, रबी के अंदर आपने 40% किया है, तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन विल बिकम 70%। क्लियर है? नेक्स्ट, मान लिया अगले साल आपने खरीफ सीजन में जो इरिगेशन किया वो किया 50%, आपने रबी सीजन के अंदर जो इरिगेशन किया दैट इज 50%। तब आपकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या हो गई, दोनों सीजन की इरिगेशन परसेंटेज आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यू विल गेट 100%। नेक्स्ट आपका ये फील्ड था, आपने क्या किया, खरीफ सीजन में 70% एरिया को क्या किया, इरिगेट किया। जब रबी सीजन आया तो रबी सीजन में आपने 90% एरिया को क्या किया, इरिगेट किया। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज व्हाट, 70 प्लस 90, दिस बिकम्स 160%। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या हो गया, कितना एरिया आप इरिगेट कर रहे हो डिफरेंट सीजन्स के अंदर, सबको ऐड कर दो, यू विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मे बी लेस देन 100%, intensity of irrigation may be equal to 100% and intensity of irrigation may be greater than 100%। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है आपने 100% एरिया खरीफ में किया और 100% एरिया रबी में किया, तो मैक्सिमम 200 तक जा सकता है। तो परसेंट ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजंस। टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज समेशन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इरिगेशन इन डिफरेंट सीजन। डिफरेंट सीजंस में कितना इरिगेशन कर रहे हो, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। जो एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है इन जनरल पाया जाता है 40 से केवल 60%। मतलब डिफरेंट सीजन्स को मिला के भी आप अपने लैंड का केवल 40 से 60% फीसदी हिस्सा क्या कर रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो। होना कितना चाहिए, इट इज डिजायर है कि आपका 100 से लेके 180% एरिया को आप क्या करो, इरिगेट करो। क्लियर है? बाय कल्टीवेटिंग लार्जर पोर्शन ऑफ सीसीए विद मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। मतलब आपको खरीफ और रबी दोनों में फसल को उगाना पड़ेगा अपनी फील्ड के अंदर। एम आई क्लियर? दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट है आपका नेट एंड ग्रॉस सोन एरिया, नेट एंड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। नेट एंड ग्रॉस सोन एरिया क्या है, अगर आपने अपनी लैंड के ऊपर ये आपकी लैंड थी, इस लैंड के ऊपर केवल एक क्रॉप को उगाया, इस लैंड के ऊपर
पूरे साल केवल एक सीजन में क्रॉप को उगाया, दैट इज नोन एज व्हाट, नेट नेट सोन एरिया। अगर इस एरिया में आपने वो एरिया भी ऐड कर दिया जिस एरिया में आपने दो क्रॉप्स को उगाया है, मतलब दोनों सीजन में क्रॉप को उगाया है, वो एरिया जिसमें केवल आपने एक क्रॉप को उगाया पूरे साल के अंदर, वो होता है नेट सोन एरिया। इस एरिया के अंदर आपने वो एरिया भी ऐड कर दिया जिसके अंदर आपने दो क्रॉप्स उगाई हैं, सो दिस कंबाइंड इज नोन एज व्हाट, ग्रॉस सोन एरिया। क्लियर है? तो ग्रॉस सोन एरिया क्या हो गया, नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस ड्यूरिंग द सेम ईयर। सेम है आपका नेट एंड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, केवल सोन की जगह क्या आ जाएगा, इरिगेटेड वर्ड से रिप्लेस कर दो। मतलब पहले वो एरिया जिस पर आपने केवल एक बार इरिगेशन की है, मतलब एक क्रॉप के लिए इरिगेशन की है, उसको बोलते हैं नेट इरिगेटेड एरिया। उसमें अगर आपने वो एरिया भी ऐड कर दिया जिसमें आपने दो बार इरिगेशन की है, मतलब दो क्रॉप्स के लिए इरिगेशन की है, देन दिस कंबाइंड इज नोन एज व्हाट, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। क्लियर है? तो जिस लैंड के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर आपने एक बार इरिगेशन या एक बार क्रॉप को उगाया है, दैट इज नेट सोन एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया। उसमें अगर आपने वो एरिया भी ऐड कर दिया जिसमें आपने दो बार क्रॉप को उगाया है या दो बार आपने इरिगेशन किया है दो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, उसको बोलेंगे ग्रॉस सोन एरिया और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। नेक्स्ट है आपका एरिया टू बी इरिगेटेड। आपको कितना एरिया इरिगेट करना है, कैसे फाइंड करेंगे? एरिया, कितना एरिया इरिगेट करना है, एरिया प्रपोज्ड टू बी इरिगेटेड इन वन क्रॉप सीजन और ओवर एन ईयर इज गिवन बाय व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इनटू व्हाट, कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया का कितना फीसदी हिस्सा आप इरिगेशन कर रहे हो, कैसे निकालोगे? आप इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे सीसीए से। अगर आप एक सीजन की निकाल रहे हो तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या लोगे, एक सीजन का लोगे। अगर आप पूरे साल का निकाल रहे हो तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या लोगे, यू विल टेक टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब दोनों सीजन का आप क्या करोगे, ऐड करोगे। नेक्स्ट है आपका टाइम फैक्टर ऑफ द कैनाल। जब कैनाल में पानी आता है तो ऐसा नहीं होता है कि आपका कैनाल में पानी पूरी ग्रोथ पीरियड के अंदर रन करे। जैसे आपका ग्रोथ, एक क्रॉप का ग्रोथ पीरियड है जैसे 3 to 4 मंथ्स, तो ऐसा नहीं होगा कि डेली आपकी कैनाल के अंदर पानी रन कर रहा होगा। तो टाइम फैक्टर ऑफ कैनाल है कि ग्रोथ पीरियड कितना है और आपकी कैनाल कितने दिन रन कर रही है। तो 3 से 4 महीने, अगर आप 30 डेज भी मानो, 30 डेज मानो तो 90 से 120 डेज है, 90 to 120 डेज आपकी क्रॉप है। इसमें से हो सकता है कि आपकी क्रॉप केवल 60 डेज, आपकी जो कैनाल है वो केवल 60 दिन रन कर रही हो, मतलब 60 दिन कैनाल में पानी हो सकता है 70 दिन पानी हो सकता है केवल 50 दिन पानी हो। तो कितने दिन पानी चला आपकी कैनाल के अंदर, अगर आपने उसको डिवाइड कर दिया ग्रोथ पीरियड से, यू विल गेट द टाइम फैक्टर ऑफ द कैनाल। टाइम फैक्टर ऑफ कैनाल क्या है, रेशियो ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ कैनाल टू द क्रॉप पीरियड। कितने दिन आपका क्रॉप पीरियड था और उसमें से कितने दिन आपकी कैनाल में पानी रन कर रहा था, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, टाइम फैक्टर ऑफ द कैनाल। टू चेक द केस ऑफ ओवर इरिगेशन टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, ताकि ऐसा ना हो कि फार्मर्स ओवर इरिगेशन कर ले अपनी फील्ड्स का, या कैनाल में क्योंकि कंटिन्यूसली पानी रन करेगा तो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन भी बन सकती है। टू अवॉइड दीज टू कंडीशन, इन दो कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आप अपनी कैनाल को पूरे क्रॉप पीरियड के अलोंग क्या नहीं कराते, पानी रन नहीं कराते उसके अंदर, कुछ कम दिन आप रन कराते हो। कितने कम दिन होता है, कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका डिस्चार्ज कितना है कैनाल के अंदर। क्लियर है? तो टाइम फैक्टर हो गया। नेक्स्ट इज कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द कैनाल। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? कैपेसिटी फैक्टर होता है आपने जिस डिस्चार्ज के लिए कैनाल को डिजाइन किया है, आपने जिस डिस्चार्ज के लिए कैनाल को डिजाइन किया है वो किसके लिए किया है, आपको मैंने बताया था ओवरलैप अलाउंस, खरीफ सीजन, रबी सीजन, देन जेड सीजन एंड देन क्यू पेरेनियल। तो इन सबके ओवरलैप वगैरह करके आपने किया है। तो खरीफ सीजन कौन सा सीजन है, समर सीजन। खरीफ सीजन अगर समर सीजन है तो समर सीजन में रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा। जो रबी सीजन है वो कौन सा सीजन है, विंटर सीजन। रबी सीजन में जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, कम। तो क्या रबी सीजन में भी जितना खरीफ सीजन में डिस्चार्ज है उतना ही रन कराओगे, नहीं कराओगे, यू विल डिस्चार्ज ऑफ द कैनाल विल बी लेस, क्योंकि आप डिस्चार्ज कम रखोगे। तो बस जितना डिस्चार्ज आप एक्चुअली कैनाल के अंदर भेज रहे हो और कितना डिस्चार्ज के लिए आपने कैनाल को डिजाइन किया है, इन दोनों का रेशियो आपको क्या देगा, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द कैनाल। तो कैपेसिटी फैक्टर क्या हो गया, मीन डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज आप एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हो डिवाइडेड बाय व्हाट, डिजाइन डिस्चार्ज। रेशियो ऑफ एवरेज डिस्चार्ज टू मैक्सिमम डिस्चार्ज, सिंस कैन हैव टू रन ऑल कैनाल हैव टू रन ऑलमोस्ट टू देयर फुल कैपेसिटी ड्यूरिंग खरीफ सीजन। खरीफ सीजन कौन सा सीजन है,
समर सीजन में ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे रन करती है कैनाल, तो जो आपका कैपेसिटी फैक्टर है वो जनरली 0.9 से लेके 0.95 तक होता है। और रबी सीजन में क्योंकि विंटर सीजन है, डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट कम है, तो कैपेसिटी कितनी होती है 0.6 से लेके 0.7। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द कैनाल इज 0.6 टू 0.7। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन मैंने आपको बता दिया था। दो इरिगेशन, जब आपने इरिगेशन की फिर जब आपने दोबारा इरिगेशन की, दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो रेशियो ऑफ अलाउएबल डिप्लीशन टू द कंजप्टिव यूज, आप कितना पानी अलाउ करोगे डिप्लीट होने के लिए और कितना आपका पर डे का कंजप्टिव यूज है, उससे आपको क्या पता लगता है कि कितने दिनों के बाद आपको वापस से इरिगेशन करनी है अपनी प्लॉट की या फील्ड की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इरिगेशन। नेक्स्ट है आपका फुल सप्लाई कोएफिशिएंट या ड्यूटी ऑन कैपेसिटी। तो जो मैंने आपको ग्रॉस क्वांटिटी बताया था, ग्रॉस क्वांटिटी क्या था, ग्रॉस क्वांटिटी था आपका मेन कैनाल के हेड पे जो ड्यूटी थी। तो सेम ग्रॉस क्वांटिटी में आल्सो बी टर्म्ड एज फुल सप्लाई कोएफिशिएंट एंड ड्यूटी ऑन कैपेसिटी। और जो मैंने आपको आउटलेट पर कैपेसिटी बताया था वो क्या बताया था, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर में आल्सो बी नोन एज व्हाट, नॉमिनल ड्यूटी। आप इसको नॉमिनल ड्यूटी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका फिक्सिंग द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ द इरिगेशन कैनाल। इरिगेशन कैनाल को कितना डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करें वो कैसे निकालेंगे, to determine the design capacity of the canal, the crops likely to be sown in an area are to be considered। तो आपको फॉर एग्जांपल ये एरिया था, इस एरिया में आपको एक कैनाल कंस्ट्रक्ट करनी है, टू कंस्ट्रक्ट अ कैनाल सो दैट यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो फील्ड्स को आप क्या कर सको, इरिगेट कर सको। तो सबसे पहले आप ये सर्वे करोगे कि इस एरिया के अंदर कौन कौन सी क्रॉप उगाई जा सकती है या उगाई जाती है। तो पहले आपने ये सर्च किया कि कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है। नेक्स्ट, पीक रेट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द क्रॉप इन ईच सीजन इज कंप्यूटेड। हर सीजन में जो डिफरेंट क्रॉप्स होंगी उनका पीक रेट कितना चाहिए। पीक रेट कब निकल के आता है, कोर वाटरिंग के टाइम पे। कोर वाटरिंग के टाइम पे कितना पानी चाहिए इन डिफरेंट क्रॉप्स को, उनको एज्यूम किया जाता है कि इतने एरिया में ये वाली क्रॉप को मान लेते हैं, इतने एरिया में इस क्रॉप को मान लेते हैं, इतने एरिया में इस क्रॉप को मान लेते हैं और इतने एरिया में इस क्रॉप को मान लेते हैं। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट क्रॉप्स को मानते हुए हम ये निकालते हैं कि हमें पीक कितने डिस्चार्ज चाहिए सारी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। तो पीक किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, कोर डेप्थ और कोर पीरियड के अलोंग होता है। फिर कैनाल कैपेसिटी मस्ट बी सफिशिएंट टू फुलफिल मैक्सिमम पीक डिमांड ऑफ ऑल द क्रॉप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इरिगेट एट वन टाइम अमंगस्ट द ऑल सीजन। सारी सीजंस में हम वो पीक डिमांड निकालते हैं जो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम अगर आपने मतलब इस क्रॉप के लिए पीक डिमांड अलग होगी, इस क्रॉप के लिए पीक डिमांड अलग होगी, इस क्रॉप के लिए पीक डिमांड अलग होगी और इसके लिए पीक डिमांड अलग होगी। तो जो मैक्सिमम आपकी पीक डिमांड निकल के आती है उसके लिए आप अपनी कैनाल को डिजाइन कर देते हो। बाकी सारी सभी जो पीक डिमांड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, दे विल बी फुलफिल। तो दिस इज हाउ यू विल डिजाइन, यू विल गेट द डिजाइन कैपेसिटी या डिजाइन डिस्चार्ज। और एक बार अगर आपको डिस्चार्ज मिल गया तो यू कैन मेक अ कैनाल, फिर आप कैनाल को डिजाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको डिस्चार्ज निकालना है कि अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटरी बनानी है तो उसके अंदर डिस्चार्ज कितना होना चाहिए। तो दो तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है आपका, अगर वो आपको क्या दे दे, ग्रॉस कमांड एरिया दे दे, आपको ये बता दे कि कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है और आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड कर, और फिर आपको क्या दे दे, ड्यूटी प्रोवाइड कर। तो ड्यूटी है आपके पास, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है और एरिया है। आपको डिस्चार्ज निकालना है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे कि मेरे को कितना एरिया इरिगेट करना है। तो कल्चरेबल कमांड एरिया है 48, इसमें से रबी सीजन में आपने कितना है इरिगेट किया, 50%, मतलब 2400 हेक्टेयर। और खरीफ सीजन में केवल 25% हिस्सा आपने क्या किया, इरिगेट किया, मतलब क्या हो गया 1200 हेक्टेयर। क्लियर है। तो एरिया रबी सीजन में कितना करना है, खरीफ सीजन में कितना करना है। अब हमारे पास ड्यूटी है। अब ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी इज इक्वल्स टू में एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो एरिया पता चल गया मुझे, ड्यूटी मेरे को गिवन है। क्या मैं निकाल नहीं सकता कि मुझे खरीफ सीजन में कितना डिस्चार्ज चाहिए और रबी में कितना चाहिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रबी में डिस्चार्ज जो चाहिए दैट इज 1.2 मीटर क्यूब पर सेकंड, खरीफ में जो चाहिए 1.33 मीटर क्यूब पर सेकंड। अलग अलग सीजन है तो क्या इन दोनों को ऐड करेंगे या इसमें से पीक वैल्यू को उठाएंगे। अगर अलग अलग सीजन होंगे तो पीक वैल्यू उठाओगे, अगर सेम सीजन होगा दो क्रॉप्स का तो दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो क्योंकि ये अलग अलग सीजन है तो इसमें से पीक वैल्यू उठा दो, तो डिजाइन डिस्चार्ज क्या हो गया 1.33 क्यूबिक। लेकिन आपके डिस्चार्ज क्या हमेशा रन करेगी, नहीं करेगी, पूरे क्रॉप पीरियड के लॉन्ग रन नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है, आपको
जितने टाइम पीरियड के लिए कैनाल रन करेगी उसके अकॉर्डिंग डिस्चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपका टाइम फैक्टर है 0.8, मतलब केवल 80% टाइम आपकी कैनाल रन कर रही है, तो आपको 0.8 से डिवाइड करना पड़ेगा। यू विल गेट द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर दिस टाइम पीरियड। इतने टाइम पीरियड तक अगर कैनाल रन कर रही है तो कितना डिस्चार्ज आप के लिए आप अपनी कैनाल को डिजाइन करोगे। तो यू गेट द डिस्चार्ज फॉर द कैनाल। अभी कैनाल का क्रॉस सेक्शन कैसे डिजाइन करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। अभी केवल हम ये देख रहे हैं कि डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, कितने डिस्चार्ज के लिए आपको कैनाल को बनाना है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, एक बार तो आपने आपको क्या प्रोवाइड कर दी, ड्यूटी। अगर वो ड्यूटी प्रोवाइड नहीं करता तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, दे विल प्रोवाइड कोर पीरियड एंड कोर डेप्थ। टाइम फैक्टर बिल्कुल गिवन होगा टाइम फैक्टर। अगर गिवन नहीं होगा तो यू विल अज्यूम एट 1, जो भी ये 1.33 आंसर आया था इसी को टिक करके आ जाए। नेक्स्ट है आपका डिजाइन डिस्चार्ज आपको निकालना है। तो पहले में उसने ड्यूटी दी थी डायरेक्ट, अभी वो ड्यूटी डायरेक्ट ना देके उसने कोर पीरियड और कोर डेप्थ ले लिया। तो अगर उसने कोर पीरियड और कोर डेप्थ प्रोवाइड कर दिया तो आप ड्यूटी निकालोगे। तो ड्यूटी कैसे निकालते हैं वो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 864 इंटू बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड डिवाइडेड बाय डेल्टा। क्रॉप पीरियड और डेल्टा की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो से कोर पीरियड एंड कोर डेप्थ। डेल्टा क्या है, जो पूरी क्रॉप पीरियड के अलोंग, पूरे क्रॉप पीरियड के अलोंग आपको पानी की रिक्वायरमेंट है। कोर डेप्थ क्या है, जो कोर पीरियड के अलोंग आपको पानी की रिक्वायरमेंट है। तो 864 इंटू कोर पीरियड डिवाइडेड बाय कोर डेप्थ इज सेम। तो यहाँ से ड्यूटी निकल गई, यू विल गेट द ड्यूटी ऑफ शुगर केन एंड यू विल गेट द ड्यूटी ऑफ व्हीट। दोनों की ड्यूटी आपको निकल गई, एरिया आपके पास है, एरिया है, ड्यूटी निकल गई, तो डिस्चार्ज निकाल सकते हो। डिस्चार्ज निकाल लिया हमने शुगर केन के लिए और व्हीट के लिए। तो शुगर केन कैसी क्रॉप है, शुगर केन जो क्रॉप है आपकी वो है पेरेनियल क्रॉप, और जो व्हीट है वो कैसी क्रॉप है, इट इज द रबी क्रॉप। तो पेरेनियल और रबी मतलब दोनों डिस्चार्ज को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्रॉप ओवरलैप कर रही है। क्योंकि दोनों क्रॉप आपकी ओवरलैप कर रही है तो दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट द डिजाइन डिस्चार्ज। आपको डिजाइन डिस्चार्ज मिलेगा। अगर आपको टाइम फैक्टर दे रखा है तो टाइम फैक्टर से डिवाइड कर देना, कैपेसिटी फैक्टर दे रखा है कैपेसिटी फैक्टर से डिवाइड कर देना, यू विल गेट द डिजाइन डिस्चार्ज। आपको डिजाइन डिस्चार्ज, दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द डिस्चार्ज। नेक्स्ट है आपके डिफरेंट लॉसेस इन दी कैनाल, लॉसेस ऑफ वाटर इन दी कैनाल। डिफरेंट जो लॉसेस होते हैं कैनाल के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। जो आपके लॉसेस हैं वो 20 से 25% तक हो सकते हैं। मतलब अगर आपने 100 मीटर क्यूब पानी को सेंड किया, उसमें से आपका 75 मीटर क्यूब पानी ही यूटिलाइज होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कैनाल के अंदर ही लॉस हो जाएगा। इतना लॉसेस भी निकल के आते हैं। इवोपोरेट कौन कौन से, अब इन लॉसेस में से जो मेजर लॉसेस होते हैं दोज आर व्हाट, फर्स्ट इज इवोपोरेशन लॉस, सेकंड इज सीपेज लॉस। इवोपोरेशन और सीपेज लॉस में से भी जो मैक्सिमम लॉस निकल के आता है दैट इज व्हाट सीपेज लॉस। इवोपोरेशन लॉस जनरली कम होता है, जनरली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सीपेज। जनरली 2 से 3% ऑफ टोटल जो आपका लॉस होता है उसका 2-3% ही होता है आपका इवोपोरेशन लॉस। तो मेजरली जो आपको अवॉइड करना है लॉस कैनाल के अंदर, वो कौन सा लॉस अवॉइड करना है, सीपेज लॉस। तो अगर आपने सीपेज लॉस को कम कर दिया तो आप ज्यादा पानी भेज पाओगे फील्ड्स के अंदर, और जितना ज्यादा पानी आप फील्ड्स के अंदर भेज पाओगे उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे कल्टीवेटर से, क्योंकि आप पर मीटर क्यूब या पर डिस्चार्ज या पर वॉल्यूम आप क्या ले रहे हो, फार्मर से पैसा ले रहे हो। तो जितना ज्यादा पानी आप फार्मर को दे पाओगे उतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर पाओगे। तो मेजरली आपको यहाँ पर सीपेज लॉसेस को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है कैनाल के अंदर। इवोपोरेशन लॉस टोटल लॉस का मात्र 2 से 3% होता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी के ऊपर। समर सीजन में इवोपोरेशन ज्यादा होता है, विंटर में कम होता है। फिर डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर जो इवोपोरेशन डिपेंड करता है, सेम इज द केस है। नेक्स्ट है आपका सीपेज लॉस। सीपेज लॉस को आपने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, पहला है आपका परकोलेशन और दूसरा है आपका एब्जॉर्प्शन। परकोलेशन क्या होता है, परकोलेशन होता है कि ये कैनाल है और ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है। तो अगर कैनाल से आपका पानी जाते जाते डायरेक्टली कहां पहुंच गया, ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल गया, तो होता क्या है, यहाँ पे एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। तो पानी क्या करता है, बहुत तेजी से कहां पे जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है। पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा होता है। लेकिन जब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन लॉसेस में, तो एब्जॉर्प्शन लॉसेस में जो पानी जाता है वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा यहीं तक जाता है, इससे नीचे नहीं जा पाता। और जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल है वो यहाँ पर है, और ग्राउंड वाटर टेबल से जो कैपिलरी है वो केवल यहाँ तक राइज कर रहा है। तो बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट एरिया है जहां पे सैचुरेशन इज लेस देन 1। तो क्योंकि यहाँ पर कैपिलरी एक्शन के कारण मात्र
आपका लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे जो लॉसेस निकल के आते हैं वो क्या निकल के आते हैं, कम। यहाँ पर जो लॉसेस निकल के आते हैं वो क्या निकल के आते हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर वॉइड्स के थ्रू एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि पानी बहुत तेजी से ट्रेवल करता है नीचे की साइड। सो पर्कुलेशन आर लॉसेस आर ह्यूज व्हाइल कैपिलरी लॉस इज लेस। जो पर्कुलेशन लॉसेस है वो किस हेड के अलोंग आपका मूव कर रहा है, हेड क्या होता है, जिस हेड के अलोंग पानी क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो हेड क्या हो गया, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट और ग्राउंड वाटर दोनों का टॉप मोस्ट, दोनों को डिफरेंस को आप क्या मानते हो, दिस इज नोन एज हेड लॉस। तो टोटल इस हेड के अलोंग पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। यहाँ पर जो लॉस है वो कहाँ पे, यहाँ से लेके केवल यहाँ पर कैपिलरी। तो हियर द लॉस इज लेस क्योंकि हेड भी कम है, तो यहाँ पे लॉसेस कम है, यहाँ पे लॉसेस ज्यादा। नाउ वी सी पर्कुलेशन को लॉस क्या है, देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस saturation from canal to water table and a direct flow is established. All water lost from the canal joins the groundwater table. Losses of water depends upon full supply level and groundwater level. जो मैंने आपको हेड बताया, किस हेड के लोग पानी फ्लो कर रहा है, फुल सप्लाई लेवल और ग्राउंड वाटर टेबल के बीच में जो भी हेड है उसके लोग आपका पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका एब्सॉर्प्शन। स्मॉल सैचुरेटेड जोन एग्जिस्ट अराउंड द कैनाल सेक्शन। कैनाल सेक्शन के अराउंड आपका क्या है, ये सैचुरेटेड जोन है। Above water table there also exists zone of capillary saturation. वाटर टेबल के ऊपर ये जो जोन है दिस इज द कैपिलरी सैचुरेशन, और इन दोनों सैचुरेशन एरिया के बीच में आपका एक ऐसा एरिया जिसका सैचुरेशन क्या है, 100% से कम है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एरिया। नाउ रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स अपॉन हेड ऑफ वाटर कैनाल एंड कैपिलरी हेड। कैपिलरी हेड ये है और ये है आपका हेड ऑफ वाटर कैनाल, तो इन दोनों हेड के ऊपर आपका डिपेंड करता है क्या, कि आपका कितना फ्लो, कितना पानी सीवेज के कारण लॉस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द सीपेज लॉस। सीपेज लॉस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला टाइप ऑफ सीपेज, अगर पर्कुलेशन सीपेज है तो ज्यादा लॉस होगा, एब्जॉर्प्शन है तो कम लॉस होगा। टाइप ऑफ द सॉइल, जितनी ज्यादा परमिएबल सॉइल होगी उतने ही सीपेज लॉस ज्यादा निकल के आएंगे, जितनी नॉन पोरस सॉइल होगी जितनी आपकी लेस परमिएबल सॉइल होगी उतने ही कम लॉसेस निकल के आएंगे। जितनी ज्यादा पोरस सॉइल होगी उतने लॉसेस कम निकल के आएंगे, जितने कम पोरस सॉइल होगी उतने ज्यादा लॉसेस निकल के आएंगे। नेक्स्ट है आपका कंडीशन ऑफ द कैनाल। न्यू कैनाल है ज्यादा लॉसेस, ओल्ड कैनाल है कम लॉसेस। न्यू कैनाल है तो ज्यादा लॉसेस क्यों होंगे, क्योंकि जब न्यू कैनाल आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो जो वॉइड्स होते हैं वो चोक नहीं होते, लेकिन टाइम के साथ साथ पानी में सेडिमेंट्स आते हैं, वो सेडिमेंट्स क्या करते हैं, इन वॉइड्स को चोक कर देते हैं। तो धीरे धीरे जो सीपेज लॉस है वो रिड्यूस होता है आपका कैनाल के अंदर। तो न्यू कैनाल में ज्यादा लॉसेस होते हैं, और ओल्ड कैनाल में क्योंकि चोकिंग हो जाती है आपकी वॉइड्स की, तो लॉसेस क्या निकल के आते हैं, कम निकल के आते हैं। देन द अमाउंट ऑफ सिल्ट, सर लाइन कैनाल में भी ये लॉसेस होंगे, बिल्कुल होंगे, बट इट्स क्वांटिटी इज वेरी लेस। अमाउंट ऑफ सिल्ट कैरिड बाय द कैनाल, कैनाल के द्वारा कितनी सिल्ट, जितनी ज्यादा सिल्ट होगी उतने ही लॉसेस कम निकल के आएंगे। क्यों, जितनी ज्यादा सिल्ट होगी उतनी ही तेजी से आपके जो वॉइड्स हैं वो चोक हो जाएंगे, और जो आपकी सीपेज है वो कम हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द कैनाल, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी लॉसेस उतने कम होंगे, क्योंकि पानी बहुत तेजी से आगे जा रहा है। पानी बहुत तेजी से आगे जा रहा है तो सीपेज लॉस आर लेस। मोर द वेलोसिटी लेसर आर द लॉसेस। एंड द सेक्शन ऑफ द कैनाल, मोर द वेटेड पेरीमीटर मोर आर द लॉसेस। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आपके कैनाल का ग्राउंड पे, मतलब वेटेड पेरीमीटर जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा लॉसेस निकल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिजाइन ऑफ द कैनाल। तो हमने डिस्चार्ज निकाल लिया कैनाल का, अब हमें क्रॉस सेक्शन डिजाइन करना है। सो टू डिजाइन द क्रॉस सेक्शन वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैनाल्स, फर्स्ट इज अनलाइंड कैनाल्स एंड सेकंड इज व्हाट, लाइंड कैनाल्स। सो अभी हम बात करेंगे अनलाइंड कैनाल्स। नॉर्थ इंडियन रिवर्स जो है वो इन जनरल एलुवियल सॉइल्स के ऊपर है, तो जो आप कैनाल कंस्ट्रक्ट करोगे वो भी आपकी एलुवियल सॉइल्स के ऊपर होगी। हेंस रिवर कैरी सर्टेन अमाउंट ऑफ सिल्ट विद इट, और एलुवियल सॉइल है तो रिवर के अंदर क्या होगा, सिल्ट भी होगा। हेंस देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ सिल्टिंग एंड स्टोरिंग, क्योंकि आपके पानी के अंदर क्या है, सिल्ट प्रेजेंट है। ये जो सिल्ट है वो कैनाल में जब जाती है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिल्ट आपकी सिल्टिंग भी होती है और स्कोरिंग भी होती है। सिल्टिंग क्या होती है, मिट्टी का बैठ जाना सरफेस पर, सिल्टिंग। बेड से जो आपका बेड है वहां से मिट्टी का उखड़ जाना इज नोन एज स्कोरिंग। इसमें कोई डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन अब तक हमें नहीं मिला है, तो वी डिजाइन द अनलाइंड कैनाल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल थ्योरीज। हाइपोथेटिकल थ्योरीज वो थ्योरीज होती हैं जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रूव देम एक्सपेरिमेंटली, ये केवल ऑब्जर्वेशन की बिहाफ पे आपने बनाई है। तो बात करते हैं थ्योरीज ऑफ अनलाइंड कैनाल्स। अब आपको पता है
कि सिल्ट क्या रहती है, सस्पेंशन में रहती है, इट शुड रिमेन इन सस्पेंशन थ्रू आउट द लैब। मतलब ये रिवर है, इस रिवर से आपने पानी को डाइवर्ट किया एक कैनाल के अंदर, तो जो सिल्ट आपकी कहां पर थी, सस्पेंशन में थी, वो सिल्ट आ गई आपकी कैनाल के अंदर सस्पेंशन में। तो जो अनलाइंड कैनाल्स आप कंस्ट्रक्ट करोगे वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करोगे कि जो सिल्ट आपकी कहां पर है, सस्पेंशन में है, जो सिल्ट आपकी सस्पेंशन में है, इट शुड ऑलवेज रिमेन इन सस्पेंशन, ये हमेशा सस्पेंशन में रहनी चाहिए, ये बैठनी नहीं चाहिए आपके नीचे। क्लियर है, मतलब आपकी सिल्टिंग नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, स्कोरिंग हैपेंस इफ नॉट फुली चार्ज विद द सिल्ट। अब रिवर से जब आपने पानी को लिया और कैनाल के अंदर आया, तो अगर सिल्ट की क्वांटिटी पानी में कम है तो पानी क्या करता है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलता है। तो जितनी सिल्ट वहां से आ रही थी, जो भी उसकी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के बेसिस पे जितनी उसके अंदर सिल्ट होनी चाहिए, उतनी सिल्ट अगर पानी के अंदर नहीं है, पानी क्या करता है, बेड से सिल्ट को उखाड़ देता है ताकि उसका जो सिल्ट है वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो जाए। तो वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो उसको क्या चाहिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इट शुड नॉट बी। और किसी की भी हो रही है क्या नेटवर्क प्रॉब्लम, या सब कुछ ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लो। नेक्स्ट है, जो कैनाल का पानी होता है, अगर उसके अंदर सिल्ट की मात्रा कम है, वो सिल्ट को अपने अंदर उठा लेता है, उखाड़ लेता है। अगर उसके अंदर सिल्ट की मात्रा ज्यादा है, वो क्या कर लेता है, सिल्टिंग कर देता है, मतलब सिल्ट को छोड़ता हुआ चला जाता है। तो सिल्टिंग और स्कोरिंग बेसिकली होती है कि पानी कितना सिल्ट कैरी करना चाहता है। तो स्कोरिंग कब होगी, जब सिल्ट से फुली चार्ज नहीं है आपका पानी। अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है तो इरोजन होगा, वेलोसिटी कम है तो सिल्टिंग होगी। तो स्कोरिंग कब होगी, जब आपकी वेलोसिटी ज्यादा है, और जब आपकी वेलोसिटी ज्यादा है तो आपकी स्कोरिंग होगी। सिल्टिंग कब होगी, जब आपकी वेलोसिटी कम है। जैसे ही वेलोसिटी कम होती है तो होता क्या है कि पानी ये सोचता है कि जो मैं सिल्ट कैरी कर रहा हूँ उसको नीचे बिठा देता हूँ ताकि मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो सके। और जब वेलोसिटी ज्यादा होती है तो जो सिल्ट होती है वो सिल्ट को कैरी करना चाहता है ताकि मेरी वेलोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो स्कोरिंग कब होती है, जब वेलोसिटी ज्यादा है। सिल्टिंग कब होती है, जब वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। अब चाहे आपकी स्कोरिंग हो रही है चाहे आपकी सिल्टिंग हो रही है, दोनों ही क्या है आपके लिए, फायदेमंद नहीं है, दोनों ही नुकसानदायक है। अगर आपकी स्कोरिंग हो रही है, ये आपकी कैनाल थी, अगर स्कोरिंग हुई तो यहाँ से स्कोरिंग हो गई फॉर एग्जाम्पल। अगर आपका पानी पहले यहाँ रन कर रहा था, अब पानी यहाँ रन करेगा, तो आपका क्या हो गया, जो डेप्थ है वो कम हो गई। ये पहले आपकी फुल सप्लाई लेवल थी, अब फुल सप्लाई लेवल आ गई यहाँ पर। क्योंकि फुल सप्लाई लेवल नीचे आ गई तो पहले पहले यहाँ से जितना एरिया आप इरिगेट कर पा रहे थे, अब उससे कम एरिया आप इरिगेट कर पाओगे, क्योंकि फुल सप्लाई लेवल का आ गया नीचे। और आपको पता है ग्रेविटी एक्शन के कारण जो पानी फ्लो होता है वो कैसे होता है, हेड के लो। तो आपका हेड कम हो गया, जैसे ही हेड कम हुआ तो कम एरिया इरिगेट कर पाओगे। पहले अगर आप इतना एरिया इरिगेट कर पा रहे थे, अब मात्र इतना एरिया इरिगेट कर पाओगे। तो आपका क्या हो गया, जो इरिगेटेड एरिया था वो कम हो गया, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अगर वो कम हो गया तो अगेन इट इज नॉट बेनिफिशियल टू यू। नेक्स्ट है, अगर सिल्टिंग होती है, सिल्टिंग हो गई तो ये आपकी कैनाल थी, ये आपका फुल सप्लाई लेवल था, यहाँ पर क्या हो गई, सिल्टिंग हो गई। अब आपको तो फुल सप्लाई लेवल मेंटेन करके रखना है, इससे ऊपर आप पानी को भेज नहीं सकते, इसके इसके ऊपर पानी भेज नहीं सकते। तो यहाँ पे जहाँ पे पहले पानी आ रहा था, अब क्या रहेगा, अब यहाँ पे सिल्ट है, पानी नहीं है तो डिस्चार्ज कैरी कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और जैसे ही डिस्चार्ज कैरी कैपेसिटी कम हुई, अब आप कम पानी को बेच पाओगे। अगर आप कम पानी को बेच पाओगे कल्टीवेटर्स को, तो इसका मतलब क्या है, अगेन रेवेन्यू लॉस। तो सिल्टिंग डिस्चार्ज को कम कर देती है और स्कोरिंग डेप्थ को कम कर देती है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका रिजीम और स्टेबल चैनल। रिजीम और स्टेबल चैनल वो चैनल होता है जिसके अंदर ना सिल्टिंग हो रही है ना स्कोरिंग हो रही है। दोनों, हाँ दोनों केस में आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आप दोनों को अवॉइड करना चाहोगे। और जिस सेक्शन में ये दोनों नहीं हो रही है, ना सिल्टिंग हो रही है ना स्कोरिंग हो रही है, उनको बोलते हैं रिजीम या स्टेबल चैनल। सच स्टेबल चैनल्स प्रैक्टिकली नॉट अटेन्ड, प्रैक्टिकली आपको ये स्टेबल चैनल नहीं मिलेंगे, बट कैन बी अटेन्ड आर्टिफिशियली इफ डिजाइन प्रॉपर्ली। नेचुरली तो अवेलेबल नहीं है, बट आर्टिफिशियली आप डिजाइन कर सकते हो। बट आपको आइडियल पूरा ऐसा कोई कैनाल नहीं मिलेगा जहां पर सिल्टिंग और स्कोरिंग ना हो रही। नेक्स्ट, आपके पास दो थ्योरीज है जिनके अकॉर्डिंग आप अपनी अनलाइंड कैनाल को डिजाइन करते हो, जिसमें पहली थ्योरी है आपकी कैनेडी थ्योरी
जो आरजी कैनेडी ने दी थी, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे आपके पंजाब पीडब्ल्यूडी में। इन्होंने स्टडी करी अपर बारी दोआ प्लेन्स में, नो सिल्टिंग एंड स्कोरिंग फॉर 30 से 35 साल तक उन्होंने स्टडी करी और उन्होंने ये देखा कि जो अपर बारी दोआ प्लेन्स है वहां पर 30 से 35 साल तक कोई सिल्टिंग नहीं हो रही, कोई स्कोरिंग नहीं हो रही। ये अपर बारी दोआ प्लेन्स के दोआ आपको समझ में आ रहा होगा, जो दो रिवर्स हैं उनके बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं दोआ। बारी का मतलब है रावी नदी और जो ब्यास है, पंजाब में आपने सुना होगा रावी और ब्यास, इन दो नदी के बीच का जो एरिया था उस एरिया में उन्होंने स्टडी करी, तो अपर बारी दोआ प्लेन्स। यहाँ पर जब उन्होंने स्टडी करी तो नो सिल्टिंग एंड स्कोरिंग मिली उन्हें 30 से 35 साल। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपकी सिल्टिंग स्कोरिंग नहीं हो रही तो उन्होंने उसको स्टडी करके अपने डिजाइन किया, इसको अपना फॉर्मूला दिया कि इस तरह से आप अपनी कैनाल को डिजाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो पानी है उसके अंदर जो सिल्ट प्रेजेंट होती है वो सिल्ट सस्पेंशन में क्यों बनी रहती है, वो सिल्ट सस्पेंशन में इसलिए बनी रहती है क्योंकि बॉटम से आपकी एडीज जनरेट होती है। एडीज का मतलब क्या होता है कि जब पानी सरफेस को टच करता है तो वहां से क्या होती है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है। वो जो टर्बुलेंस है उसको बोलते हैं एडीज। तो जो टर्बुलेंस क्रिएट होता है उसके कारण जो ऊपर सिल्ट है सस्पेंशन में वो हमेशा सस्पेंशन में बनी रहती है। तो जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है फ्रॉम दी चैनल बेड ओनली। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो सिल्ट सपोर्ट होती है वो केवल बेड चैनल से होती है, मतलब साइड स्लोप से सिल्ट कहीं भी सपोर्ट नहीं देती। लेकिन एक्चुअली में ये पाया गया कि जो एडीज जनरेट होती है वो बॉटम पे भी होती है और वो साइड्स में भी होती है, और जो साइड्स में एडीज होती है वो भी सिल्ट को कैरी करती है। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। इन्होंने बोला केवल चैनल बेड से क्या है, सिल्ट जो एडीज जो जनरेट हो रही है वो केवल चैनल बेड से हो रही है। इसका मतलब सिल्ट सपोर्टिंग पावर इज फ्रॉम द चैनल बेड। जो एडीज जनरेट होती है वो फ्रिक्शन के कारण होती है, जो टर्बुलेंट एरिया बनता है आपका। उन्होंने एक क्रिटिकल वेलोसिटी दिया व्हिच कीप्स द चैनल फ्री फ्रॉम सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी कैनाल में इस क्रिटिकल वेलोसिटी से पानी को रन कराओगे तो ना आपकी सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग। अब इन्होंने जो क्रिटिकल वेलोसिटी दी वो क्या दी, 0.55 y की पावर 0.64। y क्या है, आपकी डेप्थ ऑफ द चैनल, कि अगर आपकी डेप्थ ऑफ द चैनल इतना है तो उसमें वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि आपकी कैनाल के अंदर ना सिल्टिंग हो ना स्कोरिंग हो, वो उन्होंने वैल्यू दे दी। अब ये जो वैल्यू है ये उन्होंने किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दी, अपर बारी दोआ प्लेन्स। तो जब लोगों ने ये पूछा कि सर अदर एरियाज में कैसे लगाएंगे इसे, कैनेडी के हिसाब से एडीज विल जनरेट ओनली इन बेड स्लोप, ओनली इन बेड, यस चैनल बेड से एडीज जनरेट होती है, उन्होंने ये बोला। तो अगर अदर एरियाज में आपको सेम इक्वेशन लगानी है तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक एम फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम दिया क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। तो कैनेडी ने अपनी इक्वेशन को पूरे इंडिया में वैलिड करने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो दिया 0.55 m y की पावर 0.64 दिस m। अब उनसे ये पूछा गया, अच्छा ठीक है आपने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इस फैक्टर की वैल्यू भी बता दो डिफरेंट रीजंस के लिए। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके कोर सैंड में अगर आप कैनाल बना रहे हो तो इसकी वैल्यू ले लेना 1 से लेके 1.2। अगर आप फाइन सैंड के अंदर बना रहे हो तो इसकी वैल्यू ले लेना 1 से लेके 1.7। फिर उनसे पूछा ये तो आपने इन जनरल बता दिया, क्या आप स्पेसिफिक बता सकते हो? तो उन्होंने बोल दिया आप इंडस की सिल्ट के लिए 0.7 ले लेना, लाइट सैंडी सिल्ट के लिए 1, कोर सैंडी सिल्ट 1.1, सैंडी लॉमी के लिए 1.2, हार्ड सॉइल के लिए 1.3 ले लेना। फिर उनसे पूछा ये जो आपने फैक्टर्स बताए हैं ये कैसे निकाले, हाउ टू डिराइव दिस? उन्होंने बोला नहीं जो मैंने बोला है आप वो लगा देना, आपकी कैनाल क्या हो जाएगी, ठीक से डिजाइन हो जाएगी। तो जब लोगों ने इसके थ्रू डिजाइन करना शुरू किया तो उनकी कैनाल फेल होनी शुरू हो गई। फेल होने का मतलब है कि कैनाल के अंदर सेल्टिंग और स्कोरिंग होती रही। तो उन्होंने आर्बिट्री एम की वैल्यू प्रोवाइड कर दी और सारी कैनाल्स डिजाइन करवा दी। बाद में जाके पता लगा कि वहां तो सेल्टिंग स्कोरिंग अब भी हो रही है, लेकिन क्योंकि जब तक हमारे पास और कोई मेथड था नहीं डिजाइन के लिए तो वी यूज दिस मेथड, हमने केवल इसी मेथड का उपयोग किया कैनाल्स को डिजाइन करने। फॉर अ गिवन डिस्चार्ज सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डिस्चार्ज कैसे निकाला आपने, आपको कैनाल को डिजाइन करना है तो डिस्चार्ज कैसे निकाला, फ्रॉम द प्रीवियस थिंग्स। पहले उस एरिया में आपने सर्वे किया, सर्वे पता करने के बाद ये पता किया कौन सी क्रॉप उग रही है, उस क्रॉप का कोर पीरियड कितना है, कोर वाटरिंग कितना है, फिर आपने मैक्सिमम डिस्चार्ज निकाला। अब आपको डिस्चार्ज मिल गया कि इतने डिस्चार्ज के लिए मुझे कैनाल को डिजाइन करना है, तो डिस्चार्ज आपके पास है। आप इस डिस्चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग एक डेप्थ अज्यूम करोगे, यहाँ से इस टेबल से। अगर आपका डिस्चार्ज 0 से 20 के बीच में है, डेप्थ हो गई 1 मीटर, 20 से 40 है 2, 40 से 80 है 2.5, 80 से 100 है 3, ग्रेटर देन 100 है 3.5। यस नो फॉर्मूला गिवन।
तो क्रिटिकल वेलोसिटी निकालोगे 0.55 m y की पावर 0.64। y कैसे माना, y आपने डिस्चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग अज्यूम किया। उसके बाद आपने एक चैनल बेड को अज्यूम किया। उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा हम कैनाल को बनाएंगे तो एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आप लॉन्गिट्यूडनल स्लोप 1 से 1 डिवाइडेड बाय 3500 से लेके 1 डिवाइडेड बाय 5000 अज्यूम कर लेना। तो उनसे पूछा ये आपने वैल्यू कैसे दी। उन्होंने बोला नहीं, अगर आप ये स्लोप प्रोवाइड करोगे तो कोई स्कोरिंग सिल्टिंग नहीं होगी। तो आर्बिट्री उन्होंने चैनल बेड स्लोप की भी इक्वेशन दे दी। ना ये सॉइल के ऊपर डिपेंड, उन्होंने बोला सॉइल के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, उन्होंने बोला आर्बिट्री कोई भी वैल्यू था। फिर उन्होंने एक मैनिंग्स इक्वेशन और चेजी इक्वेशन का यूज किया। तो क्योंकि उन्होंने चेजी इक्वेशन का यूज करा तो वहां पे एन वैल्यू आपसे एन वैल्यू आपको एज्यूम करनी थी। तो उन्होंने बोला आप एन वैल्यू एज्यूम कर लो, अगर गुड अर्दन चैनल है तो इतनी एज्यूम कर लो, पुअर अर्दन चैनल है ये एज्यूम कर लो, कॉन्क्रीट लाइन चैनल है ये एज्यूम कर लो। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, दे माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो उन्होंने इसको भी एज्यूम करा दिया। फिर डिस्चार्ज आपके पास आ गया, डेप्थ आपने एज्यूम करी, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली। डिस्चार्ज और वेलोसिटी से आप क्या निकाल सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हो, डिस्चार्ज अपॉन दी वेलोसिटी। तो आपने क्या निकाल लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को एज्यूम कर लो और जो यहाँ पर स्लोप को एज्यूम करो दैट स्लोप इज 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। और आप जो मानते हो वो मानते हो 1 वर्टिकल इज टू m। इस m, ये m वो m नहीं है जो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है, इट इज अ डिफरेंट थिंग, ये है स्लोप। तो आप हमेशा 1:m की फॉर्म में या 1:n की फॉर्म में स्लोप लिखते हो। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी हो गई, अगर ये 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल है, अगर आप यहाँ पे 1 लिखना चाहोगे तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो m की वैल्यू हो गई 0.5। तो अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है, टेक दिस साइड स्लोप m इज व्हाट 0.5। ये क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो नहीं है, इतना याद रखना, ये है दिस है। आप 0.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल भी लिख सकते हो, इसको 1 वर्टिकल इज टू 2 वर्टिकल भी लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है, आपके पास डेप्थ है, m आपने एज्यूम कर दिया, यू कैन डिटरमाइन दिस बी, आपको विड्थ मिल जाएगी, ये जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की विड्थ होती है ये मिल गई, डेप्थ आपके पास थी। आप फिर क्या निकालोगे, यू विल डिटरमाइन द पेरीमीटर, b आपके पास है, y आपके पास है, m आपके पास है, यू विल डिटरमाइन द पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर मिल गया, एरिया मिल गया, पेरीमीटर मिल गया, कैन यू डिटरमाइन द hydraulic radius? Yes, we can determine the hydraulic radius as area upon perimeter. hydraulic radius मिल गया। फिर उन्होंने क्या बोला, आप एक्चुअल मीन वेलोसिटी निकालो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी आपने निकाल ली थी, अब निकालो एक्चुअल मीन वेलोसिटी। किसकी हेल्प लो, या तो चेजी इक्वेशन का यूज करो या मैनिंग्स इक्वेशन का यूज करो। चेजी इक्वेशन v is equals to c under root rs, मैनिंग्स इक्वेशन v is equals to 1 upon n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। उन्होंने बोला, उन्होंने किसको तवज्जो दी, उन्होंने बोला कि आप सबसे ज्यादा मतलब अगर आपको यूज करना है यू विल गो फॉर चेजी इक्वेशन, मैनिंग्स इक्वेशन आप यूज नहीं करोगे, यू विल यूज चेजी इक्वेशन। यूज दोनों कर सकते हो बट उन्होंने बोला चेजी यूज करना। चेजी इक्वेशन क्या होती है, v is equals to c under root rs। ये जो c होता है चेजिस कांस्टेंट, तो उनसे पूछा चेजिस कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने बोला चेजी कांस्टेंट निकालने के लिए आप कटर्स इक्वेशन का यूज करो, एंड कटर्स इक्वेशन इज दिस। और इस कटर्स इक्वेशन के अंदर ये मैनिंग्स का n यूज होता है, जो मैनिंग्स का ल्यूडोसिटी कोएफिशिएंट है इट यूज इन दिस इक्वेशन। तो जो वो n एज्यूम किया था ना, आपने लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एज्यूम किया था और n एज्यूम किया था मैनिंग्स, तो वो यहाँ पे यूज होता है चेजी कांस्टेंट निकालने के लिए। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई, r आप निकाल चुके हो और s आपने एज्यूम किया था, तो यहाँ से आपको क्या मिल गई, एक्चुअल वेलोसिटी मिल गई। अब आपको क्या करना है, डिस्चार्ज था, वहां से आपने डेप्थ, मैनिंग्स कोएफिशिएंट और स्लोप को एज्यूम किया, वहां से आपने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली, आफ्टर दैट आपने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला, आपने ट्रेपेजॉइडल चैनल को एज्यूम किया, अगर कोई भी साइड स्लोप गिवन नहीं है तो 0.5 माना। आपने यहाँ से क्या निकाला, हाइड्रोलिक रेडियस निकाला, हाइड्रोलिक रेडियस के बाद आपने क्या निकाला, चेजी इक्वेशन से एक्चुअल वेलोसिटी निकाला। अगर ये एक्चुअल वेलोसिटी और ये क्रिटिकल वेलोसिटी सेम आ जाती है तो आपका डिजाइन ओके है। अगर ये सेम नहीं आती है देन अगेन यू हैव टू एज्यूम डेप्थ, आपको एज्यूम करना पड़ेगा डेप्थ को दोबारा से, एज्यूम अनदर डेप्थ। अगर v एक्चुअल कम आ रहा है, v नोट ज्यादा है, अब v नोट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 0.55 y की पावर 0.64 केवल डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो v नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो अगर एक्चुअल वेलोसिटी कम है और v नोट ज्यादा है तो आपको इस v नोट को कम करना है। तो v नोट को कम करना है, इसका मतलब जो भी आपने पहले डेप्थ एज्यूम करी थी उससे कम डेप्थ एज्यूम करो।
तो डेप्थ को क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। अगर एक्चुअल वेलोसिटी ज्यादा आ रही है और वी नोट कम आ रही है, तो अब आपको वी नोट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और वी नोट को इंक्रीज करने के लिए यू विल इंक्रीज द डेप्थ, आप डेप्थ को इंक्रीज करो। दिस इज द वे दिस यू विल डिजाइन द कैनाल यूजिंग दिस मेथड। अब इसमें बार बार आप ट्रायल एंड एरर लगा के फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हो। फॉर एग्जांपल आपको डिस्चार्ज गिवन है, आपको साइड चैनल का स्लोप गिवन है, आपको एम वैल्यू भी गिवन है, आपको एन वैल्यू भी गिवन है। ये जो एम है दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, ये आपका साइड स्लोप नहीं है ट्रेपेजॉइडल चैनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप आपको गिवन है और ये आपको मैनिंग्स वेलोसिटी कोएफिशिएंट भी गिवन है। यस, हिट एंड ट्रायल मेथड, बिल्कुल सही बात। तो आपने सबसे पहले पहली एज्यूम, ये 50 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो आपने क्या किया, ट्रायल डेप्थ को एज्यूम किया 2.5 एज्यूम किया, 2 से 3 मीटर के बीच में एज्यूम करना। फिर आपने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली, फिर आपने एरिया निकाला, फिर एरिया से आपने ये कैपिटल बी फाइंड किया। कैपिटल बी फाइंड करने के बाद आपने ये पेरीमीटर फाइंड किया, पेरीमीटर फाइंड हो गया। पेरीमीटर आपके पास है, एरिया है, आपने क्या निकाला, हाइड्रोलिक रेडियस निकाला। अब आपको वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, ये सी वैल्यू निकाली। तो सी वैल्यू आपने किसको यूज करा, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट को यूज किया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप आपके पास था, बाकी तो फॉर्मूले में वैल्यूज है। यहाँ से आपने क्या निकाला, इस सी वैल्यू निकाला और इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंडर रूट आर एस से, तो आपको क्या मिल गया, एक्चुअल वेलोसिटी मिल गई। तो दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी। और आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी आई थी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, कम है, छोटी है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज लेस देन दिस। क्रिटिकल वेलोसिटी कम है तो क्रिटिकल वेलोसिटी को बढ़ाना है, तो बढ़ाना है इसका मतलब क्या है, डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज द डेप्थ। फिर आपने सेकंड ट्रायल डेप्थ मानी 2.6 मीटर, तो एक्चुअल वेलोसिटी आ गई, तो सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली, फिर अगेन एरिया निकाला, फिर बी निकाला, बी निकालने के बाद पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर निकालने के बाद हाइड्रोलिक रेडियस निकाला, हाइड्रोलिक रेडियस निकालने के बाद क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे एक्चुअल। दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयर बोथ दी वेलोसिटीज, अगर दोनों सेम निकल के आती है डिजाइन इट। सो ये दोनों बराबर मान लेना, हेंस ओके यू विल डिजाइन द। अगेन जब सेकंड ट्रायल करते हो तो सेकंड ट्रायल में बस यहाँ वैल्यूज पुट करके इस आंसर को आपको क्या करना है, इसके बराबर लिख देना है। क्लियर है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ पर, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट, आप डायरेक्टली इसके बराबर लिख के आ जाना एग्जाम में। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रायल डेप्थ आप मानो, ये किसके अकॉर्डिंग मानना, ये इस टेबल के अकॉर्डिंग ही मानना, देन योर आंसर विल बी गुड। अगर नहीं तो फिर आप ट्रायल एंड एरर ही करते रहोगे। ऐसे कौन सी वैल्यू लें कि एक या दो बार में आ जाए, इसके अकॉर्डिंग, टेक द वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट। टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू लेना, दूसरी बार में डायरेक्टली आंसर लिख देना, मतलब दोनों को बराबर कर देना बस। और लास्ट में फिर ये लिख देना, एरिया इतना है, हाइड्रोलिक रेडियस, विड्थ एम डैश एम वाई एस वन। सिंस लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर नीडेड इन कैनेडी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी में ये बहुत सारी कैलकुलेशन थी। तो कैनेडी ने क्या किया, कैनेडी ने नहीं, गैरेट ने क्या किया, गैरेट डायग्राम्स दिए। मतलब कैनेडी थ्योरी का जो कैलकुलेशन है उस पार्ट को उन्होंने ग्राफ की फॉर्म में दिखा दिया कि अगर इतनी डेप्थ है इतनी वेलोसिटी एज्यूम कर लो, इतनी डेप्थ है इतनी वेलोसिटी, इतने डिस्चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग इतना एज्यूम कर लो। तो गैरेट डायग्राम क्या है, इट इज नथिंग बट अ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस कैनेडी। क्लियर है, ये जो गैरेट डायग्राम है ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ द कैनेडी थ्योरी। कैनेडी थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थे जिसके कारण आपकी कैनाल्स में सिल्टिंग और स्कोरिंग होती रही तब भी। पहला है एडीज जनरेटेड फ्रॉम द बेड ओनली। उन्होंने बोला जो एडीज हैं वो केवल बेड से जनरेट होती हैं, भाई एडीज और आल्सो जनरेटेड फ्रॉम द साइड स्लोप्स। सो होल पैरामीटर से आपकी एडीज जनरेट होती हैं, लेकिन इन्होंने बोला केवल बेड से होती है, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, कोई वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं दिया। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं दिया। क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं दिया तो चेजी इक्वेशन और कटरस इक्वेशन का यूज किया। तो जो चेजी इक्वेशन और कटरस इक्वेशन के ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक सारे किसके अंदर आ गए, कैनेडी थ्योरी के अंदर आ गए। नेक्स्ट है नो बॉटम स्लोप इक्वेशन, कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप की इक्वेशन नहीं दी, उन्होंने आर्बिट्री एक वैल्यू दे दी कि इसके बीच में मान लेना। नेक्स्ट, कोई विड्थ टू डेप्थ रेशियो के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने वेलोसिटी नहीं निकाली। वेलोसिटी किससे निकाली आपने निकाली 0.55 m y की पावर 0.64। केवल आपने डेप्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या किया, अपनी कैलकुलेशंस की, आपने विड्थ टू डेप्थ रेशियो को माना ही नहीं, चाहे ये बात बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं किया।
नेक्स्ट है ये मेथड कैसा है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। एंड नेक्स्ट इज आर्बिट्री वैल्यू ऑफ एफ, जो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो था उसकी उन्होंने आर्बिट्री वैल्यूज बता दी, कैसे निकाली, क्या करा, नहीं बताया। सो दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ द कैनेडी थ्योरी, ये आपको कन्वेंशनल एग्जाम में काम है। नेक्स्ट जो थ्योरी थी दैट इज लेसी थ्योरी। लेसी थ्योरी जो चीफ इंजीनियर थे उत्तर प्रदेश में इरिगेशन डिपार्टमेंट में, लेसी थ्योरी को आप IS 1772 में भी देख सकते हो। आज के टाइम पे कैनेडी थ्योरी इज नॉट यूज्ड। जब लेसी थ्योरी आई थी तो इन्होंने कुछ ड्रॉबैक्स दूर करे कैनेडी थ्योरी के, उसके बाद से कैनेडी थ्योरी से आपने कैनाल डिजाइन नहीं करी। तो लेसी थ्योरी क्या है, ये एक रिजीम थ्योरी है, इसको आप लेसी सिल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हो। इन्होंने कुछ ड्रॉबैक्स को दूर किया कैनेडी के, अगेन सारे ड्रॉबैक्स को दूर नहीं किया, मात्र कुछ ड्रॉबैक्स को दूर किया। कैनेडी ने क्या बोला था, कैनेडी ने ये बोला था कि रिजीम चैनल वो चैनल होता है जिसके अंदर ना सिल्टिंग होती है ना स्कोरिंग होती है। लेकिन लेसी ने बोला कि अगर चैनल के अंदर सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं भी हो रही है तब भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका चैनल क्या है, रिजीम चैनल है। हो सकता है वो टेम्परेरी रिजीम के अंदर। तो अगेन यू हैव लेसी ने क्या दिया, 3 रिजीम कंडीशंस दी। पहला है आपका ट्रू रिजीम और दूसरा है आपका एक्चुअल रिजीम। एक्चुअल रिजीम में आपकी आती है इनिशियल रिजीम और फाइनल रिजीम। तो हो सकता है कि आपकी कैनाल इनिशियल रिजीम स्टेज में हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो रही तो वो रिजीम चैनल है, नहीं। हो सकता है सिल्टिंग और स्कोरिंग ना हो रही हो उसके बावजूद भी आपका चैनल रिजीम चैनल ना हो। तो उन्होंने 3 रिजीम कंडीशन दी, पहला ट्रू, दूसरा इनिशियल, दूसरा एक्चुअल। एक्चुअल के 2 पार्ट है, इनिशियल और फाइनल। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है ट्रू रिजीम चैनल। ट्रू रिजीम चैनल वो चैनल है जिसमें ना सिल्टिंग हो रही है ना स्कोरिंग हो रही है। मतलब आपकी विड्थ, डेप्थ और जो स्लोप है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, वो चेंज नहीं हो रहा। डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट है। जो आपका सिल्ट ग्रेड है और जो सिल्ट कंसंट्रेशन है दैट इज सेम। सिल्ट ग्रेड का मतलब है टाइप एंड साइज। मतलब अगर आपकी क्ले पार्टिकल्स 0.1 मतलब 0.002 mm के पार्टिकल्स हैं तो वही पार्टिकल्स आपके पूरे उसमें किसके अंदर, पानी के अंदर है। जो उसका टाइप है वो भी सेम है, साइज भी सेम है। सिल्ट का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो भी सेम है। मतलब अगर 30 mg पर लीटर आपकी सिल्ट है तो पूरे पानी के अंदर 30 mg पर लीटर ही रहेगी शुरू से लेकर लास्ट तक, कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सिल्ट ग्रेड और सिल्ट कंसंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट। नेक्स्ट, जो आपके सिल्ट होनी चाहिए, जो आपके सिल्ट होनी चाहिए दैट शुड बी इनकोहेरेंट एलुवियम। इनकोहेरेंट का मतलब क्या है, कोहेजन आपको पता है क्या होता है। कोहेजन होता है दो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज कोहेजन। तो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कोहेजन। इनकोहेरेंट का मतलब क्या हो गया, दो पार्टिकल्स जो है सॉइल पार्टिकल्स या सेडिमेंट पार्टिकल्स उनके बीच में कोहेजन नहीं होना चाहिए। कोहेजन बिटवीन द टू पार्टिकल शुड बी जीरो। और वो किस कब होता है, वो होता है केवल एलुवियम पार्टिकल्स में। तो जो आप सिल्ट होगी कैनाल के अंदर दैट सिल्ट शुड बी इनकोहेरेंट एलुवियम। कैनाल चैनल शुड बी फ्लोइंग यूनिफॉर्मली इन इनफाइनाइट इनकोहेरेंट एलुवियम ऑफ सेम कैरेक्टर। सेम कैरेक्टर का मतलब है सिल्ट ग्रेड और कंसंट्रेशन कांस्टेंट एज द सिल्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द चैनल। और जो आपके कैनाल है, जो भी कैनाल रन कर रही है, ये जो यहाँ पर जिस सॉइल के ऊपर कैनाल रन कर रही है वो भी पार्टिकल कौन से होने चाहिए, सेम इनकोहेरेंट एलुवियम। जो पानी के अंदर सिल्ट है सस्पेंशन में दैट सिल्ट इज आल्सो व्हाट, इनकोहेरेंट एलुवियम। मतलब पानी के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं और जो बेड पर सॉलिड्स हैं ये दोनों सेडिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम कैरेक्टर के होने चाहिए। तो ऑफ सेम कैरेक्टर एज द सिल्ट प्रेजेंट इन दी, क्लियर है। तो सिल्ट चाहे वो पानी में है चाहे आपके बेड पर है, दोनों सिल्ट क्या होनी चाहिए, सेम कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो सिल्ट ग्रेड आपका सेम होना चाहिए। इनकोहेरेंट एलुवियम क्या होता है, मटेरियल व्हिच कैन बी स्कोर्ड एज इजीली एज इट कैन बी सिल्टेड। तो अगर दो पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन नहीं होगा तो जितनी आसानी से वो इरोजन हो सकती है उस पार्टिकल की, उतनी ही आसानी से उसकी उस पार्टिकल की क्या हो सकती है, सिल्टिंग हो सकती है। अगर कोहेजन हुआ तो होगा क्या कि दो पार्टिकल्स पीछे आपस में क्या है, कोहेजन से जुड़े हुए हैं, तो स्कोरिंग करना बहुत टफ है लेकिन सिल्टिंग हो सकती है उसमें। इसीलिए अगर कोहेजन नहीं होगा दो पार्टिकल्स के बीच में तो जितनी आसानी से स्कोरिंग हो सकती है उतनी आसानी से सिल्टिंग हो सकती है। ये आइडियल चैनल है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली आपको ये ट्रू रिजीम चैनल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एक्चुअल रिजीम कंडीशन। एक्चुअल रिजीम कंडीशन में आपके दो रिजीम कंडीशन थी, पहला था इनिशियल, दूसरा था फाइनल। इनिशियल रिजीम होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी। जब आप कैनाल को केवल कंस्ट्रक्ट करते हो उस समय पे जो स्टेबिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं इनिशियल रिजीम। और जब वो कैनाल फाइनली रिजीम कंडीशन को क्या कर लेती है,
अटेन कर लेती है उसको बोलते हैं फाइनल रिजीम कंडीशन। जब इनिशियल रिजीम कंडीशन होती है तो इरोजन और स्कोरिंग क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। क्यों स्कोरिंग डिफिकल्ट होती है? आपने कैनाल को जब एक्सकेवेट किया तो यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर एक्सकेवेटर चल रहा होता है तो ये मिट्टी क्या होती है, दब जाती है, कुछ कुछ दब जाती है, मिट्टी दब जाती है तो इसकी स्कोरिंग होना आसान नहीं होता। तो इनिशियली इसकी स्कोरिंग इरोजन इज नॉट पॉसिबल, इसको बोलते हैं टेम्परेरी स्टेबिलिटी। अब सिल्टिंग और स्कोरिंग हो नहीं रही है इस चैनल के अंदर, सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये रिजीम चैनल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आने वाले टाइम में चेंज करेगा अपना कोर्स। अब इसके अंदर इसको बोलते हैं टेम्परेरी स्टेबिलिटी। रिजीम थ्योरी नॉट एप्लीकेबल, रिजीम थ्योरी जो लेसी थ्योरी है वो इस चैनल के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। इस चैनल के अंदर केवल बेड का जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो वेरी करता है, ना विड्थ वेरी करती, ना डेप्थ वेरी करती, ना पेरीमीटर वेरी करता। तो विड्थ, डेप्थ और पेरीमीटर वेरी नहीं करता, केवल जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो वेरी करता है। किस केस के अंदर? इनिशियल रिजीम के अंदर। क्रॉस सेक्शन पेरीमीटर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ओनली बेड स्लोप ऑफ द चैनल वेरीज। नेक्स्ट, स्लोप एंड वेलोसिटी इज हायर। जब आप कैनाल को कंस्ट्रक्ट ही करते हो उस समय पे आपका स्लोप काफी ज्यादा होता है, वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? नैरो होता है। क्रॉस सेक्शन इज नैरो, और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है क्रॉस सेक्शन। वो कब होता है? जब इनिशियल रिजीम कंडीशन टूटती है उसके बाद विड्थ और डेप्थ चेंज होना शुरू होता है। इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी, कोरस्पोंडेंस टू ट्रू रिजीम कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर आपकी विड्थ, डेप्थ, पेरीमीटर और लॉन्गिट्यूडनल स्लोप स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है, सारे पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फाइनल रिजीम कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर आपकी रिजीम थ्योरी या लेसी थ्योरी एप्लीकेबल। पेरीमीटर, डेप्थ, slope are equally free to vary and finally got adjusted according to discharge and silt grade. No silting and scoring will take place further. Then that condition is known as what? Final regime condition. Lacey postulated a true regime channel has attained semi-elliptical cross section. इन्होंने जो आपका रिजीम चैनल है उसकी शेप भी बताई। कैनेडी ने क्या कोई शेप बताई थी रिजीम चैनल की? नहीं बताई थी। लेसी ने क्या बताया कि रिजीम चैनल की जो शेप होती है दैट इज सेमी एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, सेमी एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन तो होगा, तो अगर आपका चैनल कैसा है, नैरो है और डीप है, नैरो है और डीप चैनल है, वो कहां पर मिलता है आपको? फाइनर सॉइल के अंदर। अगर आपका चैनल कैसा है, वाइड चैनल है और आपका शैलो चैनल है, वाइड एंड शैलो चैनल आपको मिलता है कोर्स सॉइल के अंदर। और जो आपकी मीडियम सॉइल होती है उसमें आपका जो चैनल होता है वो मीडियम होता है, मतलब डेप्थ भी मिनिमम है और जो विड्थ है वो भी मिनिमम। तो लेसी ने बोला कि चैनल की शेप सेमी एलिप्टिकल होगी। अगर फाइन सॉइल में आप कैनाल बना रहे हो सो दैट शुड बी डीप चैनल, कोर्स सॉइल में बना रहे हो वाइड चैनल, और मीडियम सॉइल में बना रहे हो सो इट शुड बी मीडियम। क्लियर है? नेक्स्ट है, लेसी ने अलग अलग इक्वेशंस को प्रोवाइड किया डिजाइन करने के लिए कैनाल। तो उन्होंने ये तीन कंडीशन दी, तीन इक्वेशंस दी। पहली, v is equals to में √2/5 √FR, AF square is equals to 140 v की पावर 5, v is equals to 10.8 r की पावर 2/3 s की पावर 1/3। आइदर यू विल मतलब या तो आप ये तीन इक्वेशन याद कर लो, अदरवाइज यू विल लर्न दीस 5 इक्वेशन। तो ये तीन इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट रिमेंबर दीस इक्वेशंस। लेसी ने इक्वेशन नहीं दी। ओके, मैं क्या बता रहा था, ये तीन इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो ये तीन इक्वेशन दी थी। इन तीन इक्वेशंस को हमने एडजस्ट कर करके हमने ये इक्वेशंस निकाली। दीस इक्वेशंस आर फाउंड यूजिंग दीस थ्री इक्वेशंस ओनली। तो उन्होंने बोला जो हाइड्रोलिक रेडियस है दैट इज दिस, पेरीमीटर इज दिस, वेलोसिटी इज दिस, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इज दिस एंड एफ। अब एफ क्या है? एफ है आपका सिल्ट फैक्टर। तो जैसे कैनेडी ने क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो एम फैक्टर निकाला था, डिजाइन मतलब बोला था कि एम फैक्टर लगा दो, पूरे इंडिया में अवेलेबल होगा, पूरे इंडिया में क्या हो जाएगा, आपका जो मेथड है वो लग जाएगा। लेसी ने बोला कि एम नहीं, उन्होंने एक फैक्टर दिया सिल्ट फैक्टर। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो उन्होंने दिया था कैनेडी ने, इन्होंने दिया सिल्ट फैक्टर। उन्होंने आर्बिट्री वैल्यू दी थी एम की, इन्होंने एफ की आर्बिट्री वैल्यू नहीं दी। उन्होंने बोला एफ की वैल्यू डिपेंड करेगी D50 के ऊपर, 1.76 √ D50 उन्होंने इक्वेशन दी। D50 क्या है? इट इज द साइज बिलो व्हिच 50% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस। तो आपने इफेक्टिव साइज पढ़ रखा है। इफेक्टिव साइज क्या होता है सॉइल मैकेनिक्स में? इफेक्टिव साइज वो साइज होता है जिससे 10% पार्टिकल्स उस साइज से छोटे होते हैं। सेम इज द D50 साइज बिलो व्हिच 50% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज।
तो एक सॉइल का सैंपल लिया, उसमें से 50% पार्टिकल जिस साइज से छोटे होंगे दैट साइज इज D50। तो उन्होंने एफ की इक्वेशन दी। कैनेडी ने लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की इक्वेशन दी थी, नहीं दी थी, उन्होंने आर्बिट्री वैल्यू दी थी 1/3500 टू 1/5000। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन दी f की पावर 5/3 3340 q की पावर 1/6। उन्होंने एक्चुअल वेलोसिटी किससे निकाली थी, चेज़ इक्वेशन से। इन्होंने एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकाली, qf²/140 की पावर 1/6 इक्वेशन दी। तो इन्होंने सब चीज की क्या दी, प्रोवाइड की, इक्वेशन। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन लेसी थ्योरी एंड कैनेडी थ्योरी। कैनेडी ने क्या बोला था, एडी केवल बॉटम से जनरेट होती है। लेसी ने क्या बोला, एडीज साइड से भी जनरेट होती है और बॉटम से भी होती है। एडीज साइड स्लोप से भी जनरेट होती है और एडीज बॉटम से भी जनरेट होती है। कैनेडी ने एम फैक्टर, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो को इंट्रोड्यूस किया, लेसी ने एफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया। कैनेडी ने एम की कोई इक्वेशन नहीं दी, लेसी ने इक्वेशन प्रोवाइड की। कैनेडी ने वेलोसिटी निकाली कटर्स इक्वेशन से, v = c/√rs। लेसी ने गिव्स इट्स ओन वेलोसिटी इक्वेशन, f²/140 की पावर 1/6। कैनेडी ने कोई स्लोप नहीं दिया, आर्बिट्री स्लोप मान लिया, स्लोप की कोई इक्वेशन नहीं दी। लेसी ने स्लोप की इक्वेशन दी। कैनेडी ने कोई स्टेबल चैनल की शेप प्रोवाइड नहीं की, क्या शेप होगी। लेसी ने सेमी एलिप्टिकल शेप को बताया। लेकिन उन्होंने, लेसी ने, अभी आगे देखेंगे, कैनेडी ट्रायल एंड एरर मेथड था, लेसी आपका डायरेक्ट मेथड है। इससे आप डायरेक्टली क्या निकालते हो, डायरेक्टली क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हो। जो कैनेडी है वो डेप्थ के ऊपर बेस्ड है, v0 = में व्हाट 0.55 y की पावर 0.64, केवल डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो लेसी है बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोलिक रेडियस के ऊपर डिपेंड। क्लियर है। नेक्स्ट, डिजाइन स्टेप्स क्या क्या होते हैं आपके लेसी थ्योरी के अंदर। डिस्चार्ज आपको पहले से पता है, एफ आप कैलकुलेट करोगे एंड यू विल डिटरमाइन द वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी निकाली, फिर आप हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकालोगे, हाइड्रोलिक रेडियस की इक्वेशन है। फिर आप वेटेड पेरीमीटर निकालोगे, उसकी इक्वेशन है। फिर आप क्रॉस सेक्शन एरिया निकालोगे। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालोगे, डिस्चार्ज और वेलोसिटी। नेक्स्ट, आप क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकाल सकते हो, यू कैन आल्सो डिटरमाइन। आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस निकाल चुके हो, पेरीमीटर निकाल चुके हो, एरिया निकालना है तो क्या करोगे, हाइड्रोलिक रेडियस में पेरीमीटर की मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द एरिया। तो या तो ऐसे निकाल लो एरिया को, या ऐसे निकाल लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते। नेक्स्ट, पेरेटो की इक्वेशन थी। अब लेसी ने बोला तो इलेक्ट्रिकल शेप तो बता दिया, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई रिलेशन में इक्वेशन नहीं दिया था, सो फाइंड जी। ओके, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन कैलकुलेशन। उन्होंने ये बता तो दिया कि सेमी एलिप्टिकल शेप होगी रिजिम चैनल की, लेकिन उन्होंने कोई इक्वेशन नहीं दी। तो उन्होंने बोला कि जब आप डिजाइन करो तो एज्यूम अगेन सेम जो कैनेडी में हमने एज्यूम किया था, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन साइड स्लोप हैविंग 0.5, m की वैल्यू यहाँ पे क्या मानी, 0.5। इस तरह से आप क्या करोगे, क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस कैलकुलेट करोगे। डिजाइन अ रिजिम चैनल वेयर डिस्चार्ज इज दिस, f इज दिस, यूज लेसी थ्योरी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वेलोसिटी निकालोगे, देन हाइड्रोलिक रेडियस निकालोगे, देन क्रॉस सेक्शन एरिया निकालोगे, देन पेरीमीटर निकालोगे, देन स्लोप ऑफ द चैनल निकालोगे। जब ये सारी चीज निकल जाएगी, देन अज्यूम करोगे ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हैविंग साइड स्लोप दिस, पेरीमीटर निकालोगे। पेरीमीटर तो आप निकाल चुके हो, आपको क्या निकालना है, ये b और y निकालना है। b और y आपको चाहिए, तो एक इक्वेशन बन गई b और y में। फिर आप एरिया निकाल चुके हो, m आपने अज्यूम कर लिया है, अगेन b और y में एक और इक्वेशन आ गई। यूजिंग दीस टू इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज करके आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड b। तो आप जब फाइंड करोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, b को निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, b को आपने निकाला इन टर्म्स ऑफ y, और यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ y। जब आप पुट करोगे यू विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ y, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसमें से दोनों के लिए b वैल्यू निकालोगे, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, तो जो पॉजिटिव आएंगे दोनों वो वैल्यूज को एड एंड विड्थ। क्लियर है। दिस इज हाउ यू विल डिजाइन विद द हेल्प ऑफ लेसी। तो लेसी थ्योरी आपके एग्जाम में आता है, कैनेडी नहीं आता क्योंकि इट इज वेरी टाइम टेकिंग। अब ड्रॉबैक्स क्या है लेसी थ्योरी के, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक जो अभी अभय पटेल बता रहे हैं कि नो इक्वेशन फॉर सेमी एलिप्टिकल शेप। फाइनल रिजिम कंडीशन के लिए उन्होंने ये बता तो दिया कि शेप आपकी सेमी एलिप्टिकल होगी, लेकिन कोई इक्वेशन नहीं। तो हमें ट्रेपेजॉइडल सेक्शन क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ट्रू रिजिम नॉट अटेन्ड इन प्रैक्टिस। उन्होंने बोला जो मेरी थ्योरी है वो ट्रू रिजिम के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ट्रू रिजिम तो कभी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो कैसी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, और आइडियल आपको कभी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है टाइम फॉर फाइनल रिजिम नॉट डिफाइंड।
उन्होंने ये नहीं बताया कि जो फाइनल रिजीम आएगा जब कैनाल डिजाइन होगी, तो कैनाल में पहले इनिशियल रिजीम आएगा, उसके बाद आपकी विड्थ डेप्थ चेंज होगी, उसके बाद आपका एक फाइनल रिजीम कंडीशन आएगा। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने समय के बाद आपको फाइनल रिजीम मिलेगा, 30 साल, 35 साल, 50 साल, 100 साल, कितने साल के बाद मिलेगा, नहीं पता। क्लियर है? सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ लेजी क्यू। नेक्स्ट है आपका लेजी ऑल्सो प्रपोज द रिलेशनशिप टू फाइंड दिस स्कोर। लेजी ने स्कोर डेप्थ भी बताया। स्कोर डेप्थ क्या होता है कि जब आप कैनाल को डिजाइन करोगे तो मैक्सिमम आपकी जो कैनाल के अंदर स्कोरिंग होगी वो कितनी होगी, तो दिस इज द स्कोर डेप्थ। तो स्कोर डेप्थ इज द मैक्सिमम डेप्थ इन द रिवर और चैनल बेड अप टू व्हिच सॉइल विल बी इरोडेड और स्कोर्ड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द रिवर। तो उन्होंने बताया कि अगर आप इसको क्यू की फॉर्म में निकालते हो और आप क्यू की फॉर्म में निकालते हो, स्मॉल क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, एंड कैपिटल क्यू इज डिस्चार्ज थ्रू द कैनाल। तो अगर आप डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की फॉर्म में निकालते हो, द फॉर्मूला इज 1.357 q स्क्वायर बाय f की पावर 1/3, and if you calculate it with respect to discharge, that is 0.481 q by f की power 1/3. So this is in terms of discharge and this equation is in terms of discharge per unit weight. आपको एग्जाम में दोनों पूछी गई हैं, ये इक्वेशन भी पूछी गई है, ये इक्वेशन भी पूछी गई है आपको, बट ये इक्वेशन ज्यादा पूछी गई है तो ये आपको याद रखनी है, that 1.35 q स्क्वायर by f की पावर 1/3, this is the score है। क्लियर है? जब आप इन दोनों में रिलेशन निकालोगे तो आपको क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में रिलेशन मिलेगा। तो कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू 22.46 क्यू स्क्वायर। ये किसके लिए रिलेशन है? फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। क्लियर? सो स्कोर डेप्थ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल। नेक्स्ट है लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता हूं। इफ यू हैव एनी डाउट अप टिल हियर यू कैन आस्क। अब बात करते हैं लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स। It signifies that the earthen surface of the channel is lined with stable lining surface such as asphalt, brick, concrete, tiles. आपने क्या किया, क्योंकि सीपेज लॉस को आपको कम करना था तो आपने लाइनिंग कर दी। अब ये जो लाइनिंग करते हो वो अलग अलग कर रहे हो, कभी ब्रिक की कर रहे हो, कभी टाइल की कर रहे हो, कभी कंक्रीट की कर रहे हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लाइनिंग, किस तरह की लाइनिंग करी है, सीपेज लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 2 to 3% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर पहले 100 मीटर क्यूब पानी आपका सीपेज में लॉस हो रहा था, तो अब मात्र केवल 2 से 3 मीटर क्यूब पानी लॉस होगा। इतना कम हो जाता है आपका सीपेज बाय डूइंग द लाइन। 100 मीटर क्यूब से कितना आ गया, 2 से 3 मीटर क्यूब आ गया। तो ओरिजिनल वैल्यू का 2 से 3% ही रह जाता है आपका सीपेज लॉस अगर आपने लाइनिंग कर। अब लाइनिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है? पहला, सीपेज कम हो गया। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। वो क्या रहा था कि यहाँ से सीपेज हो गई, जो आसपास की सॉइल है वो वाटर लॉग्ड हो जानी थी। जब आपने लाइनिंग करी तो अब सीपेज कम है, सीपेज कम है, इसे ये एरिया क्या हो गया, वाटर लॉगिंग से कम हो गया। नेक्स्ट, अब एलिमिनेशन ऑफ फ्लड डेंजर। पहले क्या हो रहा था, जब आपने लाइनिंग नहीं कर रखी थी उस समय पर क्या होता था, यहाँ पर जो इसके साइड स्लोप है वो ब्रीच हो जाते थे और यहाँ से पानी क्या करता था, फ्लड हो जाता था, आसपास के एरिया में फ्लड आ सकता था। क्योंकि अब आपने जो यहाँ पर लाइनिंग कर दी तो अब ये जो बैंक्स हैं वो अब स्ट्रॉन्ग हो गए, फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई, फाउंडेशन और बैंक स्ट्रॉन्ग हो गए तो फ्लड का डेंजर क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। जैसे ही आपका लाइनिंग करी तो आपका जो सरफेस था उसकी जो फ्रिक्शन था वो कम हो गया। फ्रिक्शन कम हो गया मतलब एन वैल्यू कम हो गई, मैनिंग सरफेस कोएफिशिएंट की। एन वैल्यू कम हो गई तो क्यू क्या हो गया, डिस्चार्ज बढ़ गया। तो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस मतलब वेलोसिटी बढ़ गई आपकी। नेक्स्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई। पहले आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, अब लाइनिंग करने के बाद आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। मेंटेनेंस कॉस्ट होती है सिल्ट रिमूवल, माइनर रिपेयर्स, रिमूवल ऑफ वीड्स, वाटर प्लांट्स। पहले आपको ज्यादा वीड्स वगैरह ग्रो होते थे, अब नहीं होते। पहले सिल्ट ज्यादा होती थी, अब नहीं होती इतनी। थोड़े बहुत माइनर रिपेयर्स, पहले मेजर रिपेयर्स करने पड़ते थे, अब बहुत माइनर रिपेयरिंग वर्क आपको करना। देन कमांड एरिया इंक्रीजेस। अगर आपका डिस्चार्ज सेम है, आपको तो जो कैनाल डिजाइन करनी है वो डिजाइन फॉर एग्जांपल 50 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए डिजाइन करनी है। तो इस 50 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए डिजाइन करनी है, तो अगर आपने अनलाइंड कैनाल को डिजाइन किया तो अनलाइंड कैनाल का जो एरिया होगा इट विल बी मोर। लेकिन अगर आपको सेम डिस्चार्ज लाइंड कैनाल में भेजना है
तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। जैसे ही आपने लाइनिंग करी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो एरिया को कम रखना पड़ेगा अगर आपको डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखना है। तो एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया, तो अब ये जो एक्स्ट्रा एरिया था, ये एरिया पे भी आप क्या कर सकते हो, क्रॉप को उगा सकते हो। अगर इस एक्स्ट्रा एरिया पर क्रॉप को उगा सकते हो तो कमांड एरिया क्या हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, जो आपका बेनिक्स यूगोसिटी कोएफिशिएंट है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द कैनाल पे। तो किससे आपने लाइनिंग करी है उससे आपकी एन वैल्यू क्या करती है, डिफर करती है। क्लीनिंग भी इजी हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट मैनिक्स यूगोसिटी कोएफिशिएंट आपको मिलता है टाइप ऑफ कैनाल के अंदर, जिससे भी लाइनिंग करी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ द लाइन। लाइनिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस तो देख लिए बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपको लाइनिंग करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, पैसा नहीं है नहीं करते। कंस्ट्रक्शन टाइम इंक्रीजेस, पहले क्या कर रहे थे आप, कैनाल में केवल एक्सकेवेशन कर रहे थे, वहां से पानी चला जा रहा था। अब क्या कर रहे हो, एक्सकेवेशन करने के बाद आप लाइनिंग भी कर रहे हो, तो टाइम, इसको कैनाल को बनाने का जो टाइम है वो क्या कर गया, इट इंक्रीजेस। लॉस इन एनुअल इंटरेस्ट, जो पैसा आपने इस लाइनिंग को करने में लगाया, अगर वो पैसा आप बैंक में डाल देते तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता, तो वो इंटरेस्ट अब नहीं मिल रहा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो व्हाट, डिसएडवांटेज ऑफ दिस लाइन। अब अगर हमें लाइनिंग करनी है या नहीं करनी, इसको पता करने के लिए यू विल डू व्हाट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो फॉर द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ द लाइनिंग यू डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो आपके रिजल्टेंट एनुअल बेनिफिट्स है वो एनुअल कॉस्ट से ज्यादा होने चाहिए। मतलब इनिशियली अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किए और ये कैनाल आपने 10 साल के लिए बनाई, तो आप क्या मानोगे कि हर साल मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए, तो आप क्या करते हो, इस 10 लाख को आपने क्या मान लिया, हर साल मैंने 1 लाख खर्च किए, कैनाल को बनाया 10 साल के लिए, तो एनुअल कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, ये 1 लाख रुपए निकल के आएगी। जो एनुअल आपको इस कैनाल से रेवेन्यू मिल रहा है, जितना रेवेन्यू बढ़ा, वो जो रेवेन्यू बढ़ा वो इट शुड एक्सीड दिस कॉस्ट। जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी इस एनुअल कॉस्ट से ज्यादा होने चाहिए, अगर इससे कम हुए तो आप लाइनिंग नहीं करोगे। तो लाइनिंग करने से पहले आपको इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन देना होगा। तो इसके लिए आपके पास दो चीजें हैं, पहला है बेनिफिट, दूसरा है कॉस्ट। पहला है एनुअल एवरेज बेनिफिट्स। जो आपका इरिगेशन वाटर है वो आप कल्टीवेटर को बेचते हो, सेल करते हो और वहां से रेवेन्यू को जनरेट करते हो। तो रेवेन्यू जनरेशन का मात्र आपके पास एक तरीका है, पानी को बेचना। तो जितना ज्यादा डिस्चार्ज आप सेंड करोगे, जितना ज्यादा आप डिस्चार्ज सेंड करोगे उतना आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। और जितना आप ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट जितनी कम होगी, जितनी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, उतना ही आपका रेवेन्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो दो तरीके होते हैं, पहला सीपेज रिडक्शन, दूसरा रिडक्शन इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर सीपेज कम हो गया, ज्यादा डिस्चार्ज आप बेच पाओगे, ज्यादा पानी बेच पाओगे, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो लेट एक्स क्यूमेक ऑफ वाटर इज सेव्ड बाय द लाइनिंग। अगर पहले आपका 100 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी आप भेजते थे और इसमें से 50 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी आपका पहुंचता था, अब सीपेज लॉसेस लाइनिंग करने के बाद आपका 75 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी क्या है, पहुंच रहा है। तो कितना ज्यादा पानी आपको मिल रहा है, ये 25 मीटर क्यूब पर सेकंड। 25 आपको ज्यादा भेजना, मतलब ज्यादा कल्टीवेटर तक भेज पा रहे हो, और ये जितना ज्यादा भेज पा रहे हो उसके उतने ज्यादा, उसके रेट से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना ज्यादा रेवेन्यू आपको जनरेट होगा। तो अगर आप एक्स क्यूमेक पानी ज्यादा सेव कर पा रहे हो लाइनिंग से, और R1 आपका रेट है इरिगेशन वाटर का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड, कितना आपको प्रॉफिट हुआ एडिशनली। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट। पहले आपके 100 रुपए खर्च होते थे मेंटेनेंस में, आज के टाइम पे 80 रुपए खर्च होते हैं, तो कितना सेव हो गया, 20 रुपए सेव हो गए। तो अगर आप y% ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को सेव कर पा रहे हो, और R2 आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट था, तो 100 का कितना परसेंट आप सेव कर पा रहे हो, 20% सेव कर पा रहे हो। तो एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड क्या हो जाएगा, 20% ऑफ दी जो भी ऑपरेशन कॉस्ट थी, 20% ऑफ दिस 100 इज व्हाट 20। इतना रुपया आपको बच गया, तो 20 रुपए यहाँ पे बच गए, यहाँ पे कुछ रुपए यहाँ पे बच गए, तो ये क्या हो गया आपको, इन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज द बेनिफिट। ये आपका एडिशनल बेनिफिट है टू डू द लाइनिंग, लाइनिंग करने के बाद जो आपको बेनिफिट हुआ। अब बात करते हैं कॉस्ट। तो टोटल बेनिफिट हो गया x इंटू R1 एंड y इंटू R2। एनुअल एवरेज कॉस्ट,
टोटल कॉस्ट आई है आपकी सी, जितने साल के लिए आपने बनाया कैनाल को वो, उसको अगर आपने सी को एन से डिवाइड कर दिया, आपको हर साल की कॉस्ट आ गई। तो ये तो आई कॉस्ट। इस कॉस्ट के अंदर जो आपको हर साल इंटरेस्ट में लॉस हो रहा है उसको भी ऐड करोगे। तो आप क्या मानते हो, सिंपल इंटरेस्ट मानते हो, R% आपका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। तो पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप 100 रुपए जमा कराओ बैंक के अंदर, तो क्या पहले दिन आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा? पहले दिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन दी फर्स्ट डे। तो इनिशियली कितना इंटरेस्ट मिला, इनिशियली इंटरेस्ट मिला आपको 0। फाइनली आपको कितना इंटरेस्ट मिला, फाइनली इंटरेस्ट मिला आपको CR/100। पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला, पहले साल इंटरेस्ट मिला CR/100 इंटू 1/n, 45 का प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये इंटरेस्ट है आपका कितने साल में, जब आपका डिजाइन लाइफ खत्म हो गया। ये इंटरेस्ट है जो आपको पहले साल में मिला। इन दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे। आप क्या मान रहे हो, हर साल मेरा इंटरेस्ट क्या बढ़ रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। हर साल मेरा इंटरेस्ट लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो आपने क्या लिया, इनिशियल वैल्यू लिया, फाइनल वैल्यू लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया 2 से, आपकी क्या आ जाएगी, एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो एवरेज एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लिया आपने। एवरेज एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है? अगर आप ऐसे भी नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, पहले साल 0, लास्ट ईयर में CR/100 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी आवर एवरेज कॉस्ट। कितनी आ गई, CR/100 डिवाइडेड बाय 2, CR/100 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गई आपकी क्या, एनुअल एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट। क्योंकि n बहुत लार्ज होता है तो ये 1/n को आप 0 मान लेते हो, इसको 0 ही मान लेते हो। तो एनुअल एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई, एंड दिस इज द एनुअल कॉस्ट जो आपकी आई है कंस्ट्रक्शन करने में। तो दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट व्हाट, टोटल एनुअल कॉस्ट C/n, CR/2 into 100। दिस इज द बेनिफिट एंड दिस इज द कॉस्ट, दोनों की रेशियो निकालोगे, यू विल गेट द जस्टिफिकेशन। अगर बेनिफिट अपॉन कॉस्ट रेशियो 1 से ज्यादा है, लाइनिंग जस्टिफाइड, लाइनिंग करोगे। बेनिफिट कॉस्ट 1 से कम है, लाइनिंग नॉट फिजिबल, नहीं करोगे। There are certain other benefits of the canal which can't be represented in the monetary values. इंटरेस्ट है, पहले साल आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, या जो इंटरेस्ट मिलता है वो ना के बराबर होता है। अगर आप कभी भी FD करने जाओगे तो पहले साल आपको मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए अगर मिलेगा, तो जो 15 से 30 साल के बाद जो आपको लोन मिलेगा एक साल में, दैट विल बी 1 लाख रुपीज। ये जो 1 लाख रुपीज है, अगर आप ये 50 रुपए से कंपेयर करोगे, इट इज वेरी लेस, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो। 1 लाख, इसको 0 मान लो, इसको 1 लाख मान लो। एवरेज कितना आएगा, 0 + 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, 50,000। तो हर साल आपको कितना मिल रहा है, 50,000 क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने क्या मान लिया, एवरेज वैल्यू ले ली, दिस इज द इंटरेस्ट जो लॉस हो रहा है। ये इंटरेस्ट आपको मिल नहीं रहा क्योंकि आपने बैंक में पैसा जमा नहीं किया, आपने लगा दिया उसको कैनाल बनाने। सो दिस इज अ लॉस। सो दिस इज हाउ यू विल डिटरमाइन द इंटरेस्ट। अब अदर बेनिफिट्स भी होते हैं आपके कैनाल के, लेकिन आप उनको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं लिख पाते। फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रीचिंग। पहले कैनाल क्या हो रही थी, बार बार टूट जा रही थी, या कोई फार्मर उसको तोड़ दे रहा था ताकि मेरे फील्ड के अंदर पानी आ जाए। अब ब्रीचिंग नहीं कर पाओगे क्यों, लाइनिंग हो चुकी है। दूसरा, वाटर बोर्ड डिजीज। पहले सीपेज के कारण आसपास का एरिया वाटर लॉग हो रहा था, जिसके कारण वाटर लॉगिंग हो रही थी, जिसके कारण डैम क्लाइमेट बन रहा था, जिसके कारण वाटर बोर्ड डिजीजेज आपकी हो रही थी। अब क्या हो गया, आपने लाइनिंग कर दी, वाटर सीपिंग नहीं हो रही, वाटर सीपिंग नहीं हो रही, तो अगेन इट रिड्यूस दी वाटर बोर्ड डिजीजेस। अब आप इनको मॉनेटरी टर्म्स में डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो केवल आप यही बेनिफिट कॉस्ट लोगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेना, यू विल गेट इट, कैसे कैसे निकाला है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, सीपेज, सीपेज लॉस अनलाइंड कैनाल्स में, सीपेज लॉस लाइन कैनाल में, कितना पानी आपने बचाया, इतना पानी आपने बचाया, इसकी मल्टीप्लाई आपने किससे कर दी, एनुअल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको कितने रुपए मिल गए, कितने रुपए आपने सेव कर दिए। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कम हो गई, तो इतने रुपए आपने सेव कर लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो टोटल आपने, टोटल बेनिफिट हो गया आपका इतना। नेक्स्ट, एनुअल कॉस्ट आपने निकाली, हर साल कितनी कॉस्ट आ रही है, दिस इज द एनुअल कॉस्ट। फिर आपने एनुअल इंटरेस्ट लॉस निकाला, कितना लॉस हो रहा है हमें, तो टोटल कॉस्ट आ गई। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट, तो दिस इज द बेनिफिट एंड दिस इज द कॉस्ट। वैल्यू निकल के आई 1 से ज्यादा, अगर 1 से ज्यादा लाइनिंग जस्टिफाइड है, आप लाइनिंग कर दोगे। यही वैल्यू 1 से छोटी निकल के आती है, आप क्या कहते हैं, लाइनिंग इज नॉट जस्टिफाइड, आप लाइनिंग नहीं करते। क्लियर।
नेक्स्ट है आपका डिजाइन ऑफ द लाइन कैनाल। अब लाइनिंग कर ली तो लाइनिंग को भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो डिजाइन ऑफ द लाइन कैनाल इज डिजाइन इज बेस्ड अपॉन अनलाइंड कैनाल्स को डिजाइन कैसे किया था, हाइपोथेटिकल थ्योरीज। यहाँ पे हाइपोथेटिकल थ्योरीज वर्क नहीं करती, यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूलाज। हायर फ्लो वेलोसिटी आपको मिलती है लाइन कैनाल्स के अंदर, क्योंकि आपका सरफेस कैसा होता है, इनएरोडेबल होता है। एन वैल्यू कम हो जाती है, डिस्चार्ज कांस्टेंट है, तो आपकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, हायर वेलोसिटी आप परमिट भी करते हैं। ये जो डिजाइन कैनाल की लाइन कैनाल का डिजाइन है वो आपको IS 4745 में मिल जाएगा। टू टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन आप डिजाइन करते हो जब आप लाइन कैनाल बनाते हो। पहला है आपका ट्रायंगुलर, दूसरा है आपका ट्रेपेजोइडल। ट्रायंगुलर सेक्शन विद राउंड बॉटम is designed for the low discharge. Trapezoidal section with round bottom is designed for the high discharge. अब triangular section with the rounded bottom, अगर आपकी कैनाल का डिस्चार्ज 55 मीटर क्यूब पर सेकंड से कम है, go for what? Triangular section with rounded bottom. In order to increase the discharge carrying capacity, the hydraulic radius is increased by reducing the parameter for the given area by rounding of the channel bottom area and corners. ये तो ट्रायंगुलर सेक्शन था। इस ट्रायंगुलर सेक्शन को हमने नीचे से राउंड कर दिया। राउंड क्यों किया है? Why we have make this round? ये हमने राउंड इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है कि डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज होता है आपका 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। डिस्चार्ज होता है c अंडर रूट rs। तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। q आपका r की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको हाइड्रोलिक रेडियस बढ़ाना है, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस होता है एरिया बाय पेरीमीटर। तो अगर आप ये पेरीमीटर घटा दो तो आपका हाइड्रोलिक रेडियस बढ़ जाएगा। हाइड्रोलिक रेडियस बढ़ गया, डिस्चार्ज बढ़ गया। तो अगर आपको डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो हाइड्रोलिक रेडियस को रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोलिक रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब पेरीमीटर को कम करना पड़ेगा। और पेरीमीटर को कम कैसे किया आपने? ये पूरी लेंथ को आपने किस लेंथ में कन्वर्ट कर दिया? इस लेंथ में कन्वर्ट किया। नाउ दिस लेंथ इज लेस देन दिस लेंथ। पेरीमीटर क्या हो गया? कम हो गया। पेरीमीटर जैसे ही कम हुआ हाइड्रोलिक रेडियस बढ़ गया, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या इंक्रीज कर। क्लियर? नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर्स को आपने अवॉइड कर दिया तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर्स की होता है एरिया कम है, एरिया कम है, वेलोसिटी होता क्या है यहाँ पे सिल्टिंग वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि सिल्टिंग वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से क्या होता है कि आपको सिल्टिंग और स्कोरिंग को अवॉइड करना है, तो आपने इस चैनल को क्या कर दिया, नीचे से स्मूथ बना दिया ताकि सिल्टिंग वगैरह ना हो। नेक्स्ट आपने क्या किया, ये ट्राइंगल है आपके पास, ये आपका एक सेक्टर है, सर्कल है, और ये आपका एक ट्राइंगल है। तो अगर आपने इस ट्राइंगल का एरिया और इस लेंथ को निकाल दिया, इस ट्राइंगल का एरिया और लेंथ आपकी इस ट्राइंगल के एरिया और लेंथ के बराबर होगी, और इस सेक्टर का एरिया और ये निकाल दिया तो आपको ये वाला पेरीमीटर मिल जाएगा और आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? तो जब हम ट्राइंगल का निकालते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाता है, अगर ये थीटा आपका क्या है, साइड स्लोप है विद हॉरिजॉन्टल, तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो गया, दिस थीटा। इस थीटा की कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपको वाई डेप्थ है, दिस इज द वाई डेप्थ, और यही वाई डेप्थ आपको यहाँ पर मिल रही है और यही वाई डेप्थ आपको यहाँ पर मिल रही है। ये वाई क्या हो गया, बेसिकली ये सर्कल है, इस सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये रेडियस हमेशा सर्कल को कहाँ पर काटता है, 90 डिग्री पर। तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस से आप ये लेंथ निकाल सकते हो। अगर ये लेंथ आपकी पाई है, ये लेंथ आप निकाल सकते हो पाइथागोरस से। तो ए बी लेंथ क्या आ गई, y अपॉन tan थीटा, और आप इसको y cot थीटा भी बोल सकते हो। तो ए बी लेंथ आपकी आ चुकी है। ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू वाई, हाफ इंटू वाई cot थीटा। तो ये तो हो गया एरिया ट्राइंगल का, और ये हो गया ए बी साइड। तो आपको ए बी साइड मिल गई और इसका एरिया मिल गया, तो ये वाली साइड इसके बराबर है, इसका एरिया मिल गया। अब इस एरिया का कैसे निकालेंगे, आपको पता है अगर हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमारा जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2πr। तो अगर हम केवल 2 थीटा रोटेट कर रहे हैं, अगर हम मात्र 2 थीटा रोटेट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम 2π रोटेट करते हैं तो आपका पेरीमीटर होता है 2πr। अगर 2 थीटा रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा r। तो 2 थीटा इंटू वाई। और जब हम 2π रोटेट करते हैं तो हमें इस सर्कल का एरिया कितना मिलता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम 2 थीटा रोटेट कर रहे हैं, अगर हम 2 थीटा रोटेट कर रहे हैं तब हमारे एरिया कितना हो जाएगा सेक्टर का, थीटा इंटू आर स्क्वायर, और आर किसके बराबर है, पाई।
theta into y square. Clear? So this is the area, this is the area of the sector, this is the area of another triangle, this is the side of another triangle. Here you will get the area and perimeter. यहां से आपको हाइड्रोलिक रेडियस मिल जाएगा, एरिया अपॉन पेरीमीटर इज y by 2. नेक्स्ट है आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विद द राउंडेड बॉटम. तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपका ट्राइंगल का एरिया, बीच में बस आपने क्या कर दिया, ये रेक्टेंगल का एरिया और ऐड कर दिया. तो इतना तो पेरीमीटर इंक्रीज कर गया और इतना एरिया इंक्रीज कर गया. तो ये था आपका ट्राइंगुलर विद सर्कुलर बॉटम, राउंडेड बॉटम. ये था आपका ट्राइंगुलर विद राउंडेड बॉटम का पेरीमीटर और एरिया. इसमें पेरीमीटर बी ऐड कर दिया, एरिया बी वाई ऐड कर दिया. यू विल गेट दी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का पेरीमीटर एंड एरिया. तो बेसिकली यहाँ पर आपको केवल क्या याद रखना है, बेसिकली आपको केवल यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि अगर डिस्चार्ज 55 मीटर क्यूब से कम है, पेरीमीटर इज गिवन बाय दिस, एरिया इज गिवन बाय दिस. अगर आपका डिस्चार्ज 55 मीटर क्यूब से ज्यादा है, आप ट्रेपेजॉइडल सेक्शन डिजाइन करोगे, पेरीमीटर इज गिवन बाय दिस एंड एरिया इज गिवन बाय दिस. क्लियर है? बहुत ही आसान है. बस इन इक्वेशंस में आपको बी और बी वाई को ऐड कर देना है. यू विल गेट द पैरामीटर एंड एरिया फॉर द ट्रेपेजॉइडल चैनल. बस ध्यान रखना है जो थीटा है वो आपका हॉरिजॉन्टल से, थीटा है किसका, साइड स्लोप का. इतना ध्यान रखना. क्लियर है? नेक्स्ट है, तो ये हो गया था. नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ एज पर आईएस 474. अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने लाइनिंग कर दी तो जितनी मर्जी उतनी वेलोसिटी से पानी को सेंड कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना. अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी से कम आपने पानी को सेंड किया तो उसकी भी स्कोरिंग हो जाएगी, जो आपका मटेरियल है लाइनिंग करके लिए जो आपने यूज करा. सो टू लिमिट द स्कोरिंग ऑफ द मटेरियल यूज्ड ऑफ द लाइनिंग, आपने मैक्सिमम वेलोसिटी, आपने मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी डाल रखी है. जैसे सीमेंट कंक्रीट के लिए 2 से 2.75 तक है, स्टोन बोल्डर लाइनिंग के लिए 1.5 है, बर्न्ट क्ले के लिए 1.8 है. अब ये वैल्यूज आपको याद करनी है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है एसएससी के अंदर. मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी फॉर दीज लाइनिंग्स. नेक्स्ट है, जब आप कैनाल बनाते हो तो जितना भी पानी होता है, फुल सप्लाई लेवल होता है, उसके ऊपर एक फ्री बोर्ड को छोड़ते हो. वो जो फ्री बोर्ड है वो डिपेंड करता है कि आपकी कैनाल के अंदर डिस्चार्ज कितना है. अगर डिस्चार्ज 10 से ज्यादा है 0.75, 5 से 10 है 0.6, 1 से 5 है 0.5, लेस देन 1 है 0.3, लेस देन 0.06 है 0.1 से लेकर 0.15. ये होता है वाटर कोर्सेज के लिए, ये होता है माइनस के लिए, ब्रांच कैनाल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ये होता है मेन एंड ब्रांच कैनाल. तो ये आपको याद रखनी है वैल्यूज. ये भी आपकी पूछी जा चुकी है मेरे ख्याल से, ईएससी में पूछी गई, एसएससी में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आपको अगर याद रहे बेटर है, नहीं याद है तो एक बार पढ़ के चले जाना. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ लाइनिंग. लाइनिंग आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो. उसमें लाइनिंग को आपने टाइप्स ऑफ लाइनिंग को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया. पहला है हार्ड सरफेस, दूसरा है अर्थ टाइप लाइनिंग. हार्ड सरफेस में आती है सीमेंट कंक्रीट, शॉर्ट क्रेटिंग, सीमेंट कंक्रीट, टाइल ब्रिक, एस्फाल्टिक लाइनिंग और बोल्डर लाइनिंग. आप ये पढ़ सकते हो. सीमेंट कंक्रीट पता है आपको, लाइफ ज्यादा होगी, परमेबिलिटी कम होगी, इरोजन कम से कम होगा, फास्ट कंस्ट्रक्शन होगी, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल के आएगी बट मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होगी. क्रैक्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं, आपको पता है कंक्रीट के अंदर क्रैक्स इजीली डेवलप होते हैं और स्किल्ड सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है टू दी कंक्रीटिंग. शॉर्ट क्रेट क्या होता है, सुटेबल फॉर स्मॉलर जॉब्स, केवल स्मॉलर जॉब्स के लिए होता है. इसको जनरली रिपेयर वर्क के लिए हम यूज करते हैं. हेल्पफुल व्हेन कैनाल हैज इररेगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया. अगर इररेगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया तो आप हमेशा शॉर्ट क्रेटिंग की तरफ जाओगे. शॉर्ट क्रेटिंग क्या है, ये है शॉर्ट क्रेटिंग. प्रेशराइज तरीके से क्या करना, कंक्रीटिंग करना, दिस इज नोन एज शॉर्ट क्रेटिंग. नेक्स्ट है सीमेंट कंक्रीट, टाइल या ब्रिक. आपने टाइल या ब्रिक को बिछा दिया, तो टाइल और ब्रिक बिछाने में तो कोई स्किल्ड सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो सिंपल मेसन को पकड़ के लाओगे वो भी बिछा देगा. कंक्रीट में आपको पता है एक्सपेंशन जॉइंट्स चाहिए, लेकिन सीमेंट कंक्रीट में कोई एक्सपेंशन जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. कैन बी यूज्ड फॉर इरेगुलर ज्योमेट्री, लार्ज नंबर ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. स्किल्ड सुपरविजन नहीं चाहिए बट लेबर की रिक्वायरमेंट. एसफॉल्ट आपको बताइए, जो रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होती हैं एसफॉल्ट से होती हैं. फ्लेक्सिबल थिंग्स, फ्लेक्सिबल होता है लेकिन इसके अंदर वीड्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है. नेक्स्ट है बोल्डर लाइनिंग. बोल्डर लाइनिंग में क्या होता है, आपने बोल्डर्स को बिछा दिया. अब जब आप बोल्डर्स को बिछाते हो तो 2 बोल्डर्स के बीच में क्या रह जाता है, गैप बहुत ज्यादा होता है. गैप ज्यादा होता है तो ये परवियस लाइनिंग है, मतलब पानी आसानी से नीचे जा सकता है और पानी नीचे से आसानी से ऊपर आ सकता है. तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है चैनल को. अगर आपके चैनल के नीचे से अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है, अब अपलिफ्ट क्या होता है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब हम डैम वगैरह पढ़ेंगे. जो अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होता है वो बोल्डर लाइनिंग में बहुत कम होता है क्योंकि पानी आसानी से ऊपर आ जाता है. तो नो अपलिफ्ट प्रेशर डेवलप इन केस ऑफ बोल्डर लाइनिंग. व्हाइल इसमें इन सब में क्या होता है, अपलिफ्ट जनरेट होता है, उसके कारण चैनल कभी कभी अनस्टेबल होता है. यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी.
नेक्स्ट है आपका अर्थ टाइप लाइनिंग। अगर आपके पास पैसा नहीं है ज्यादा तो आप क्या कर सकते हो, कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग और सॉइल सीमेंट लाइनिंग भी कर सकते हो। कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग का मतलब क्या है, जो अर्थ है व्हेन कोस्ट इज लिमिटेड लोकली अवेलेबल सॉइल को कॉम्पैक्ट कर देते हो टू दी वेट साइड ऑफ दी वॉल, ओएमसी। आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो एक करते हैं ओएमसी से ड्राई साइड और एक करते हैं वेट साइड। तो वेट साइड आपको क्या करना है, कॉम्पैक्शन करना है अपने अर्थ का, दैट इज नोन एज कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग। सॉइल सीमेंट लाइनिंग क्या है, जो सॉइल है उसके अंदर क्या मिला दिया, सीमेंट मिला दिया, तो एक तरह से बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंड्यूस कर दी, तो वहां से पोर्स क्या हुआ, कम हो गए। तो प्रोवाइडेड व्हेन मोर स्ट्रेंथ एंड लेस परमेबिलिटी रिक्वायर्ड सीमेंट स्लरी इज मिक्स्ड विद द सॉइल। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, लाइनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड इन लाइनिंग। जब आप लाइनिंग कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है। पहला है आपका इम्परमेबिलिटी, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो वो इम्परमेबल होना चाहिए, तभी सीपेज लॉसेस कम होंगे, तभी लाइनिंग का फायदा होगा। दूसरा है हाइड्रोलिकली एफिशिएंट, पेरीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए। जब पेरीमीटर मिनिमम होगा तब आर ज्यादा होगा, तभी डिस्चार्ज आप ज्यादा सेंड कर पाओगे अपनी कैनाल से। या सेम डिस्चार्ज के लिए वेलोसिटी ज्यादा रख के आप क्या कर सकते हो, अपने लॉसेस को कम कर सकते हो, या चैनल के क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर सकते हो। नेक्स्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं है वो मटेरियल यूज कर रहे हो जो इकोनॉमिकल नहीं है। नेक्स्ट रेजिस्टेंट टू इरोजन, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो वो उसका जल्दी से इरोजन नहीं होना चाहिए, तभी तो लाइनिंग का फायदा है। अगर इरोड हो गया मटेरियल तो फिर से वही अनलाइंड कैनाल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल एबिलिटी होनी चाहिए उस मटेरियल के अंदर, कि वो जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उसमें बना रहे। ऐसा नहीं है कि वो क्रॉस सेक्शन आप ट्रेपेजॉइड बना रहे हो, आपने ऐसा मटेरियल ला दिया यहाँ पे ये सेक्शन बन ही नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एबिलिटी होनी चाहिए, जो भी आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब ज्यादा टाइम तक टिका रहना चाहिए। रिपेयरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर हम उसको रिपेयर कर पा रहे हैं, ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए जिसको हम रिपेयर ही नहीं कर पा रहे, एक बार टूट गया तो टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हम रिपेयर कर पाए ऐसा होना चाहिए। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड इन दी लाइफ। नेक्स्ट है आपका, जब आप ट्राइंगल के लिए डिजाइन करते हो तो आपको डिस्चार्ज, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, साइड स्लोप और बेनिंग कोएफिशिएंट गिवन होता है। लाइन कैनाल्स कैसे डिजाइन करेंगे, आप पहले थीटा निकालोगे, cos थीटा निकालोगे, एरिया आपको पता है y स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, पेरीमीटर आपको पता है 2y थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ से इक्वेशन बनी y के टर्म्स में एरिया और पेरीमीटर की। आपके पास एक और इक्वेशन है, दैट हाइड्रोलिक रेडियस इज एरिया अपॉन पेरीमीटर, दैट इज 0.5y। तो आपके पास तीन अननोन है, पहला अननोन क्या है, एरिया, दूसरा अननोन क्या है, पेरीमीटर, तीसरा अननोन ये r भी अननोन है और ये y भी अननोन है। तो अगर आप ये तीन इक्वेशन, ये दो इक्वेशन देखो तो आपके पास क्या है, एरिया, पेरीमीटर और y, ये तीन अननोन है। तो आपको एक और इक्वेशन चाहिए, तो एक और इक्वेशन आपने कहां से ली, आपने एक और इक्वेशन ली मैनिंग्स इक्वेशन, दैट q इज इक्वल्स टू में एरिया इनटू वेलोसिटी। q आपको पता है, एरिया अननोन है, r अननोन है, r क्या होता है, एरिया अपॉन पेरीमीटर, नथिंग एल्स। s आपको पहले से पता है, n आपको पहले से पता है, तो अब आपका क्या आ गया, एरिया अपॉन पेरीमीटर। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन पेरीमीटर और एरिया को आपने y के टर्म्स में लिख ही दिया है। पेरीमीटर और एरिया को, इस r और एरिया को आप किसके टर्म्स में लिख दोगे, y के टर्म्स में लिख दोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा, ट्रायंगुलर चैनल। क्लियर है, तो हियर यू विल गेट द डेप्थ। फिर आप फ्री बोर्ड प्रोवाइड कर दोगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डिस्चार्ज है। अगर 10 से ज्यादा होता है तो अगेन यू विल प्रोवाइड दी 0.75 मीटर फ्री बोर्ड आप प्रोवाइड करते हो, वो टेबल से देख लेना। अगर आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है तो उस केस में आपके पास चार अननोन होते हैं, पहला होता है एरिया, दूसरा होता है पेरीमीटर, दूसरा होता है, तीसरा होता है विड्थ और चौथा होता है डेप्थ एंड विड्थ। एरिया, पेरीमीटर, डेप्थ, विड्थ, चार अननोन होते हैं। तो आपको एक और चीज चाहिए, तो होता क्या है कि आपको एक इक्वेशन पहले से गिवन होती है, वेलोसिटी। ये इस ट्रेपेजॉइडल चैनल में जिससे आपने लाइनिंग करी है उस मटेरियल की परमिसिबल वेलोसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो ट्रायंगल में जरूरत नहीं थी तो वहां पे गिवन नहीं था, ट्रेपेजॉइडल में अगर उसने ये एडिशनल इक्वेशन नहीं दी, यू कांट सोल्व द क्वेश्चन। क्लियर है, तो आपके पास क्या है, Q इक्वेशन है, V आपको गिवन है, एरिया, पेरीमीटर को आप इन टर्म्स ऑफ B एंड Y निकाल लोगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दीस टू इक्वेशन आप क्या निकाल लोगे, ये दोनों B और Y वैल्यू। क्लियर है, दिस इज हाउ यू डिजाइन द लाइन चैनल, ट्रेपेजॉइड एंड ट्रायंगुलर चैनल। अब बात करते हैं शील्ड्स थ्योरी ऑफ सेडिमेंट ट्रांसफर। जब पानी कैनाल के थ्रू मूव करता है तो होता क्या है, वो सिल्ट को अपने साथ कैरी करके चलता है। जब पानी मूव हो रहा होता है उस समय पे वो पानी सिल्ट को अपने साथ कैरी कर रहा होता है।
तो वो सिल्ट जो पानी के अंदर सस्पेंशन में होती है उसको बोलते हैं सस्पेंडेड लोड। वो सिल्ट जो बेड के अलोंग रोल हो रही होती है, जब पानी मूव करेगा तो कुछ सिल्ट क्या होगी, बेड के ऊपर रोल हो रही होगी। जो सिल्ट केवल बेड के ऊपर रोल हो रही है उसको बोलते हैं बेड लोड। जो सिल्ट आपकी सस्पेंशन में है उसको बोलते हैं सस्पेंडेड लोड। ये दोनों सिल्ट आपकी मूव कर रही है। क्लियर? When water flows through the channel, scoring of surface takes place, due to which particles are swept downstream by the moving water. It is termed as sediment transfer. इसको बोलते हैं sediment transportation. सिल्ट जो मूव कर रही है उसको बोलते हैं sediment transportation. Sediment is a burden to be carried by the flowing water and is termed as sediment load. Sediment बेसिकली बर्डन है। पानी को तो सिंपल पानी फ्लो होना था, लेकिन वो सेडिमेंट को भी कैरी कर रहा है, वो कैरी करके लेके जा रहा है। बेसिकली बर्डन, जैसे जब आप कहीं पे जाते हो तो बैग वगैरह लेके जाते हो, तो जो बैग लेके जाते हैं वो आपके लिए क्या एक तरह से बर्डन है, बट आपको उसको लेके कैरी करके लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। सेडिमेंट में मूव इन वाटर आइदर एज अ बेड लोड और अ सस्पेंडेड लोड। तो दो तरह के बैग होते हैं, एक आपने क्या कंधे पे टांग रखा होता है और एक बैग को आप हाथ में उसको घिसाते हुए लेके जाते हो, रोल करते हुए लेके जाते हो। तो जिस बैग को आप रोल करते हुए लेके जा रहे हो उसको बोल दो बेड लोड, जिसको आप कंधे पे उठा के लेके जा रहे हो उसको बोल दो सस्पेंडेड लोड। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपकी असम्पशन क्या है। शील्ड थ्योरी ने कुछ असम्पशंस दिए। उन्होंने बताया कि ये जो सेडिमेंट है वो कब मूव करेगा, सेडिमेंट कब मूव करना शुरू होगा, कैसे पता लगेगा। आपके कैनाल के अंदर सिल्टिंग या स्कोरिंग होगी या नहीं होगी, तो कैसे पता लगेगा, वो कैसे पता लगेगा आपने शील्ड थ्योरी से। तो शील्ड थ्योरी ने उसको बताने से पहले कुछ असम्पशन माने। पहला असम्पशन क्या है, पहला असम्पशन है वैलिड फॉर अनलाइंड कैनाल्स इन नॉन कोहेसिव सॉइल। ये शील्ड थ्योरी केवल उन कैनाल्स के लिए वैलिड है जिसके अंदर जो सोइल है वो कैसी है, इनकोहेरेंट सोइल है, और आपकी जो कैनाल है वो कैसी कैनाल है, अनलाइन कैनाल से लाइन कैनाल नहीं है। दूसरा, सेडिमेंट कंसंट्रेशन लोड इज यूनिफॉर्म। जो सेडिमेंट का कंसंट्रेशन लोड है वो यूनिफॉर्म है। मतलब अगर इस सेक्शन पर आपका लोड है, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन है 30 मिलीग्राम पर लीटर, तो इस सेक्शन पर जब आप देखोगे अगेन इट्स वैल्यू इज व्हाट 30 मिलीग्राम पर लीटर, कंसंट्रेशन इज सेम। नेक्स्ट, बेसिक मैकेनिज्म इज शियर ड्रैग और ट्रैक्टिव फोर्स। मतलब एक पार्टिकल को पानी किस माध्यम से लेके जा रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर क्या लगा, फ्रिक्शन लगा, शेयर लगाकर, ड्रैग लगाकर, ट्रैक्टिव फोर्स लगाकर। क्लियर है? तो बेसिक मैकेनिज्म है ट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल शियर स्ट्रेस एंड क्रिटिकल शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय द स्टूडेंट। उन्होंने बोला कि इस पार्टिकल को मूव करने के लिए जो स्ट्रेस चाहिए उसको बोलते हैं क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, और ये जो पानी इस पार्टिकल के ऊपर कितना स्ट्रेस लगा रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल शियर स्ट्रेस। तो अगर एक्चुअल शियर स्ट्रेस इस क्रिटिकल शियर स्ट्रेस से ज्यादा हुआ तो पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर जो एक्चुअल स्ट्रेस है वो क्रिटिकल से कम हुआ तो पार्टिकल वहीं बैठा। क्लियर? तो अगर आपके पास आपके ऊपर 100 किलोमीटर का लोड लगाया जाए और आप 200 किलोमीटर का लोड झेल सकते हो तो आप वहीं बैठे रहोगे, लेकिन अगर आपके पास 205 किलोमीटर का लोड लगाया जाए आपको क्या सरकाते हुए ले जाएगा। तो सेम केस है, क्रिटिकल है वो जो वो झेल सकता है, एक्चुअल है वो जो उसके ऊपर लग रहा है, जो पानी लगा रहा है। तो अगर एक्चुअल कम हुआ वो वहीं बैठा रहेगा, एक्चुअल ज्यादा हुआ वो क्या कर जाएगा, if actual is less particles will be वहीं बैठा रहेगा। एक्चुअल अगर आपका ज्यादा हुआ पार्टिकल विल बी इन मोशन, पार्टिकल आपका मोशन में आ जाएगा। these are the assumptions taken by the शील्ड। शील्ड ने क्रिटिकल स्ट्रेस की इक्वेशन दी। पहली इक्वेशन दी जो कैनाल बेड के ऊपर, जो ये कैनाल बेड के ऊपर आपका सेडिमेंट है, वो सेडिमेंट कब मूव करना शुरू करेगा। तो टाउ सी है 0.056 गामा डब्ल्यू डी जीएस माइनस, जीएस को आप एज्यूम कर सकते हो 2.5। डी क्या है, डी है आपका डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। गामा डब्ल्यू आपको पता है यूनिट वेट ऑफ द वाटर है इन किलोमीटर पर मीटर क्यूब, डायमीटर आप लोगे मीटर में, जीएस है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई इक्वेशन नहीं होती। अगर आपका सॉइल पार्टिकल कहां पर है, साइड स्लोप्स पर है, अगर आपका सॉइल पार्टिकल कहां पर है, साइड स्लोप्स पर है, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे किसकी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर, वेयर थीटा इज द साइड स्लोप ऑफ द चैनल। थीटा क्या है, ये जो थीटा होता है साइड स्लोप ऑफ द चैनल, एंड फाई क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। थीटा इज साइड स्लोप एंड फाई इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल। और ये जो फाई है इसको आप स्टडी करोगे कहां पर, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल को स्टडी करोगे सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। तो इस तरह से आप क्रिटिकल स्ट्रेस निकाल दो। क्रिटिकल स्ट्रेस को आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना है एक्चुअल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, पानी कितना स्ट्रेस लगा रहा है। तो ये आपका पार्टिकल है, ये आपका पानी है, तो आपने क्या मान लिया, ये एक कंट्रोल्ड वॉल्यूम मान लिया, दिस इज द कंट्रोल्ड वॉल्यूम। ये कंट्रोल्ड वॉल्यूम इस पार्टिकल के ऊपर कितना स्ट्रेस लगा रहा है, कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है इस वॉल्यूम, ये जो पानी है ये आपका वेट लगाएगा इस पार्टिकल के ऊपर। तो वेट आपका हमेशा क्या होता है, वर्टिकल होता है।
इस वेट को आपने जो ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप था इसकी डायरेक्शन में और इसके 90 डिग्री पर तोड़ दिया। तो जब आपने इससे 90 डिग्री और इस डायरेक्शन में तोड़ा तो डब्ल्यू साइन अल्फा आया, जिस जो आपका ड्रैग लग रहा है किसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर। क्लियर है? एंड दिस इज डब्ल्यू क्रॉस अल्फा। अल्फा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। तो बेसिकली क्या है? दिस इज द वेट, दिस इज द डब्ल्यू क्रॉस अल्फा एंड दिस इज व्हाट? डब्ल्यू साइन अल्फा। तो ये जो डब्ल्यू साइन अल्फा ये है आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो कहां पर लग रहा है? एक पार्टिकल के ऊपर लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स है डब्ल्यू साइन अल्फा। अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है आपका कैनाल का, दैट अल्फा इज वेरी लेस। क्योंकि अल्फा कम होता है, छोटा होता है, तो आप साइन अल्फा को tan अल्फा के बराबर लिख सकते हो, tan अल्फा को आप अल्फा के बराबर भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे केवल साइन अल्फा को tan अल्फा तक पहुंच गए। तो साइन अल्फा को आपने क्या माना? tan अल्फा माना। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स हो गया W tan अल्फा। अब tan अल्फा को आप क्या लिख सकते हो? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के बराबर लिख सकते हो। tan अल्फा होता क्या? दिस इज 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होगा। तो इस tan अल्फा को आपने क्या मान लिया? स्लोप ऑफ द चैनल मान लिया। स्लोप ऑफ द चैनल कैसे गिवन होता है? 1:1000, 1:2000, 1:3500। ये क्या है? स्लोप है। दिस इज द स्लोप। तो आपने क्या मान लिया? वेट इनटू स्लोप इज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट, पानी का वेट कैसे निकालोगे? वॉल्यूम है आपके पास, वेट कैसे निकालोगे? आपको पता है दैट गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है? आपको वेट निकालना है। तो गामा डब्ल्यू की मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम से। तो आपने वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दी गामा डब्ल्यू से। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता है, ट्रेपेजॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता है, एरिया। ठीक है। नेक्स्ट, एल कितने लेंथ तक आपने अज्यूम किया? तो वॉल्यूम आ गया पानी का, एरिया इनटू डेप्थ, ये वॉल्यूम है। दिस इज गामा डब्ल्यू इनटू एस, ये आ चुका है। अब आपको फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकालना है। तो आप मुझे बताओ स्ट्रेस कहां पे लगेगा? तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस है वो कहां पे लगेगा? वो लगेगा पेरीमीटर के अलोंग। क्या फ्रिक्शन यहां पर जो है पानी है, क्या पानी इस पानी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा? नहीं, पानी जो है वो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगा रहा होगा? इस पेरीमीटर के अलोंग। क्या ये बात क्लियर है? अब एल लेंथ तक इस पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है, दिस इज द पैरामीटर, और ये एल लेंथ तक है। तो आपको पहले पैरामीटर ये वाली लेंथ है को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इस एल से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस पेरीमीटर की लेंथ को, इस एल से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा। यू गेट दिस होल सरफेस एरिया, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं वेटेड एरिया। तो अगर आपने पेरीमीटर की मल्टीप्लाई लेंथ से कर दी, यू विल गेट द वेटेड एरिया। आई होप आपको क्लियर होगा। फ्रिक्शनल स्ट्रेस अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? फोर्स की मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? एरिया से। तो फोर्स कितना लग रहा था? ए एल गामा डब्ल्यू एस। यहाँ पे क्या? पी इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो गया। वेटेड एरिया को इस एरिया से कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज दिस एरिया, दिस इज कैपिटल ए। और वेटेड एरिया कौन सा होता है? पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द चैनल, जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से जब आप एल से एल कट करते हो तो आपको पता है एरिया अपॉन पेरीमीटर इज नथिंग बट आर, हाइड्रोलिक रेडियस। So this is R gamma W into S. R gamma WS is nothing but frictional stress. अब एक्चुअल स्ट्रेस कैसे निकाला आपने? R gamma WS या gamma WRS। और क्रिटिकल स्ट्रेस की इक्वेशन किसने दी थी? क्रिटिकल स्ट्रेस की इक्वेशन दी थी शील्ड्स ने। इन्होंने बोला जो एक्चुअल स्ट्रेस लग रहा है बेड के ऊपर लगता है गामा WRS, और साइड स्लोप पे आप मान लो 0.75 टाइम्स ऑफ गामा WRS। ऐसे इज द स्लोप। तो अगर आप जीएस को 2.65 मानो, गामा डब्ल्यू को 9.81 मानो, तो अगर आपका पार्टिकल स्टेशनरी रहेगा तो कब रहेगा? जब आपका क्रिटिकल स्ट्रेस ज्यादा है किससे? एक्चुअल स्ट्रेस से। तो क्रिटिकल स्ट्रेस था ये और एक्चुअल स्ट्रेस था गामा डब्ल्यू आर एस। तो यहाँ से गामा डब्ल्यू कैंसिल हो गया, जीएस को आपने 2.65 रखा। तो यहाँ से जब आप निकालते हो दैट आपका पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए? दैट पार्टिकल साइज शुड बी ग्रेटर देन 11 आरएस फॉर पार्टिकल टू बी स्टेशनरी। तो अगर आपका डायमीटर ऑफ पार्टिकल 11 आरएस से ज्यादा है तो पार्टिकल वही बैठा है स्टेशनरी। अगर कम है तो पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा। अगर यही पार्टिकल साइड स्लोप पे प्रेजेंट है, इफ द सेम पार्टिकल इज प्रेजेंट इन साइड स्लोप, तो यहाँ पर जो इक्वेशन थी इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। नाउ दिस होल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आरएस सो दैट द पार्टिकल विल बी स्टेशनरी। इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए आपको पता है जो आपका हाइड्रोलिक रेडियस है वो डेप्थ के बराबर होता है। ये आपका मेजर पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
वाइड चैनल के लिए आपका हाइड्रोलिक रेडियस y के बराबर होता है, तो हाइड्रोलिक रेडियस को आप डेप्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग मान सकते हो, इट इज अ वाइड स्ट्रीम। स्लोप आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल गिवन है, आपसे पूछ रहा है ये पार्टिकल मूव करेगा या स्टेशनरी रहेगा। तो सबसे पहले आप 11 RS निकालोगे, 11 R आपको गिवन है, y इज नथिंग बट r, स्लोप आपको गिवन है, mm में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट कि अगर ये पार्टिकल 2.64 mm का पार्टिकल जो होगा वो आपका बैठा रहेगा, लेकिन अगर डायमीटर ऑफ पार्टिकल इससे छोटा है तो क्या करेगा, वो मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ पे डायमीटर ऑफ पार्टिकल क्या है, इस 2.64 mm से छोटा है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 11 RS, होगा क्या, पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा। सोइल ग्रेन विल नॉट बी स्टेशनरी एंड इट विल ट्रांसपोर्ट या मूव, तो मतलब स्कोरिंग ऑफ द बेड टेक्स प्लेस, स्कोरिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो स्कोरिंग कब होगी, किसने बताया, शील्ड ने बताया, क्रिटिकल स्ट्रेस ने। क्रिटिकल स्ट्रेस से कम स्ट्रेस लग रहा है कोई स्कोरिंग नहीं होगी, क्रिटिकल स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है स्कोरिंग होनी शुरू होगी। तो अगर डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 RS, द पार्टिकल विल बी स्टेशनरी, पार्टिकल आपका स्टेशनरी फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट है आपका स्टिकलर्स इक्वेशन। स्टिकलर्स इक्वेशन क्या है, स्टिकलर्स इक्वेशन है रिजिड बाउंड्री चैनल्स के लिए मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट अगर आपको नहीं गिवन है, रिजिड बाउंड्री चैनल के लिए अगर आपको मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट नहीं गिवन है, you can determine it using this Stickler's equation, n is equals to d की पावर 1/6 divided by 24। यहाँ पे d डायमीटर ऑफ पार्टिकल है जिसको आप मीटर में रखोगे, n आपका मैनिंग्स कोएफिशिएंट। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन बेस्ड है कि ये n कैसे निकलेगा, n आपने कैसे निकाला था, n आपने निकाला था इसके बेसिस पे, बाकी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन। बस इसमें बेसिकली यहाँ पे बताने का यही था कि अगर मैनिंग्स रुगोसिटी कोएफिशिएंट नहीं है तो यू कैन डिटरमाइन इट यूजिंग स्टिकलर्स इक्वेशन एंड दैट इज गिवन बाय d की पावर 1/6 डिवाइडेड बाय 24, where d is diameter of particle and its taken is मीटर, मीटर में इसको कंसीडर किया जाए। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। स्टोरेज स्ट्रक्चर में आता है आपका, मैंने आपको बताया था ये रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है, तो इस रिवर में से अगर आपको कैनाल को निकालना है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो अगर आपने डाइवर्जन स्ट्रक्चर बनाया मतलब वियर और बैराज, तो डायरेक्टली पानी को आप डाइवर्ट कर दो, लेकिन अगर आपने डैम बनाया है तो पीछे आपने क्या करा है, यहाँ पे पानी को स्टोर किया, पानी को क्या किया है, स्टोर किया है। तो अगर जिस पानी को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। तो जब आप डैम बनाते हो इट इज अ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ वाटर, इट इज यूज्ड टू आइदर स्टोर द वाटर और डाइवर्ट द वाटर। जो पीछे पानी इकट्ठा होता है, जो पूल इकट्ठा होता है, वाटर स्टोर्ड इन द अपस्ट्रीम ऑफ द डैम इज नोन एज रिजर्वॉयर, इसको रिजर्वॉयर बोलते हैं। इरिगेशन में हम केवल ग्रेविटी डैम पढ़ेंगे और कोई डैम के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ग्रेविटी डैम वो डैम होता है जो पानी को रोक के रखता है ड्यू टू इट्स ओन वेट, जितने भी फोर्सेस उस डैम के ऊपर लगते हैं वो उसके वेट के कारण। तो ग्रेविटी डैम के बारे में कल पढ़ेंगे एंड टुमारो वी विल फिनिश इट। इरिगेशन को कल फिनिश कर देंगे। कल आपका बचा क्या है, ग्रेविटी डैम है, सीपेज है, सीपेज थ्योरी एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, ये 3 चीज बची हुई है। तो बहुत ही फास्ट मोड में कल इसको कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर है? तो वी विल स्टडी द ग्रेविटी डैम जो सभी फोर्सेस को काउंटरैक्ट करता है विद इट्स ओन वेट, अपने वेट के कारण।